अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आज बात करते हैं ना कि आज मंडे का दिन है, नए वीक का आगाज़ हो गया है। नया वीक जब भी शुरू करते हैं तो जैसे मैं कहती हूँ वीकेंड में फ्रेश हो जाइए, नए वीक पर नए इंथुजियाज़म के साथ, नई मोटिवेशन के साथ अपने जो हफ्ता है उसका आगाज़ करें। तो आइए जो आज की मोटिवेशनल स्टोरी है हम उस पर भी नज़र डालते हैं जी कि आज हमें इस कहानी से सीखने को क्या मिलता है। तो आइए देखते हैं कि आज की कहानी में क्या सबक होगा। एक सल्तनत थी जिसमें एक बादशाह हुकूमत करता था और उसके पास एक तोता था जिससे वो बहुत प्यार करता था। तोता भी बादशाह पर अपनी जान निछावर करता था। एक दिन तोते ने कहा कि उसको अपनी माँ की बड़ी याद आ रही है। वो उससे मिलने अपनी माँ के घर पहुँच गया। कुछ दिन वो वहाँ अपनी माँ के पास रहा। तोता अपनी माँ की देखभाल करता रहा और उससे बातें करता रहा। एक दिन उसकी माँ ने बताया कि यहाँ पर आम का दरख्त है और उस दरख्त के बारे में मशहूर ये है कि इसका फल जो भी खा ले वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहता है और उसकी उम्र जो है वो तवील हो जाती है, वो कभी बीमार नहीं पड़ता, सेहतमंद रहता है और जवान हो जाता है। तोते ने सोचा कि क्यों ना ये फल अपने बादशाह के लिए लेकर जाए ताकि उसका जो बादशाह है वो एक लंबी उम्र पाए। तो उसने सोचा कि उसने भी वो फल जो है वो काटा और वो फल लेकर बादशाह के पास चला गया। वो फल जो है ना एक दरख्त के नीचे रखकर सो गया। रात को एक सांप ने आकर उस फल पर काट लिया जिसकी वजह से वो फल जहरीला हो गया। तोते को ये बात पता नहीं थी क्योंकि तोता जो तो सोता रहा और जब सुबह तोता उठा, फल लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचा और उसे सारी बात बताई कि ये फल खाने वाला हमेशा ज़िंदा रहता है और रहेगा और जवान भी हो जाएगा, सेहत और तंदुरुस्तमंद भी हो जाएगा और मैं ये आपके लिए लाया हूँ। बादशाह ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ और खुश भी हुआ कि बादशाह ने तजुर्बा करने के लिए थोड़ा सा फल अपने कुत्ते को खिला दिया। चुनांचे रात को उसको पता नहीं था तोते को कि फल मैंने रखा है और उस फल को सांप जो है वो डसकर चला गया था और वो जहरीला हो गया था। जैसे ही उसने कुत्ते को डाला उसका कुत्ता वो फल खाकर मर गया। बादशाह को देखकर ये बहुत गुस्सा आया और बादशाह ने कहा कि तलवार निकालो और इस तोते की गर्दन उड़ा डालो। उस तोते को उसी वक्त मार दिया गया और जो जहरीला फल था उसे महल से काफ़ी दूर ले जाकर फेंकवा दिया गया। कुछ अरसा गुजरा। कुछ वक्त गुजरने के बाद उस जगह पर आम का एक पेड़ निकल आया। बादशाह ने पूरे इलाके में मनादी करा दी कि इस पेड़ के दरख्त कोई ना खाए क्योंकि ये जहरीला दरख्त है। सबको ये बात पता थी, कोई इस दरख्त को छूता नहीं था और ना ही वहाँ से कोई आम या फल खाता था। एक बूढ़ी औरत सफ़र करने गुजर रही थी और उस जगह से गुजरी। उसे उस आम के दरख्त के बारे में कोई चीज़ पता नहीं थी। उसने उस दरख्त से रास्ते में उसके नीचे बैठ गई, आराम किया और जब उठाया और वो फल खा लिया। जैसे ही उसने वो फल खाया वो उम्र में जवान हो गई, उसकी उम्र भी कम हो गई, तरोताज़ा हो गई। और जन जैसी लोगों ने उसको देखा औरत को बादशाह के पास ले गए और बादशाह को सारा किस्सा सुना दिया। बादशाह ने उसे देखा तो बड़ा हैरान हुआ कि वाकई जो तोते ने कहा था वो तो सच बात कहा था, लेकिन शायद जो है ना किसी और वजह से वो जो जहरी तोता था वो यानी जो बादशाह के लिए फल लेकर आया था, बादशाह को तो वो सूट नहीं किया, वो तो उसका कुत्ता भी मर गया और जो है उसने तोता को भी मरवा दिया। बादशाह को बड़ा एहसास हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई और पछतावा हो गया। ख्वामखा तोते को भी मार दिया, तोते पर एतमाद भी नहीं किया। जल्दबाजी में मैंने फ़ैसला कर लिया, क्यों ना मैं थोड़ा सा वक्त देता और सोचता और इसको जानने की कोशिश करता कि इसके पीछे हकीकत क्या है। तो अक्सर औकात यही हो रहा होता है हम सबके साथ भी कि हमने कहानी में भी यही देखा कि बादशाह ने जल्दबाजी में फ़ैसला किया और जल्दबाजी में वो गलत फ़ैसला कर गया। अगर वो थोड़ी सी तहकीक कर लेता, सब्र कर लेता, थोड़ा सा जान लेता तो शायद तोता जो उसको खुलूस दिल के साथ वो चीज़ लेकर आया था कोई वजह जान पाता कि इस फल के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर लेता तो शायद जो हकीकत है वो सामने आ जाती। लेकिन तोते की बात पर बादशाह ने यकीन नहीं किया और सब्र नहीं किया, जल्दबाजी की, जिसका हमने देखा कि खमियाजा उसको भुगतना पड़ा कि जो अपना हर दिल अजीज़ तोता था वो भी जान से गया, उसका कुत्ता भी जान से गया। तो जनाब जल्दबाजी में फ़ैसले नहीं करने चाहिए, सोच समझ के फ़ैसले करने चाहिए और जो है ना अपनी ज़िंदगी के अंदर जब भी कोई काम करें तो उसमें जल्दबाजी ना करें और सोच विचार के बाद मशवरे के साथ जो है ना वो काम को करना चाहिए। तो आज की कहानी में हमने यही सबक सीखा और उम्मीद है कि मेरे मेहमानों ने भी कुछ ना कुछ सीखा होगा और आपने भी कुछ ना कुछ सीखा होगा। वेलकम करते हैं अपने जो गेस्ट हैं उनको शो में। फ़हीम सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, कैसे हैं आप? और साथ साथ मेरे साथ अयाज़ राना भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अयाज़, आप कैसे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। तो फ़हीम भाई आपने ये जल्दबाजी करते हैं आप भी कुछ अपने फ़ैसलों में या सोच विचार के बात करते हैं? नहीं, मैं जल्दबाज हूँ और मुझे उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है और बावजूद इसके कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि जल्दी का काम शैतान का और इस तरह के जो दीगर वो भी हैं, ये इस तरह की कहानियाँ भी हमने बचपन से सुनी हैं। लेकिन बात चीज़ें जो है ना इंसान की शायद नेचर में आ जाती हैं, ऐसा ही है, तो उसको बदलना चाहिए। क्योंकि अगर आपको जो है वक्तन फ़वक्तन इन चीज़ों से यानी अपनी किसी भी आदत से अगर कोई नुकसान पहुंच रहा है तो आदमी को उसे चेंज कर लेना चाहिए। सही कह रहे हैं। और मैं ये बात मानता हूँ कि मैं जल्दबाज हूँ और जल्दबाजी में फ़ैसले करता हूँ और बाज़ वक़्त वो फ़ैसले जो है वो गलत भी हो जाते हैं। लेकिन आपकी कहानियों में तोता, ऊँट, घोड़े
ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मुझे। तो कहानी में क्या आपको क्या चाहिए? नहीं, मैं नहीं, तो आज पूछ एक रहा हूँ। नया कैरेक्टर था, तोता। सीजन के अंदर आम भी था। नहीं, अब मैं कहानी में और क्या लाऊं, आप बताएं मुझे, कहाँ से लाऊं और कहानी में कोई नहीं, आप ठीक लाई, आज सांप भी लाई आप कहानी में अपनी। सांप भी नहीं, है? अच्छी कहानी थी और इससे सीखना चाहिए, लेकिन बादशाह तहकीक कैसे करता, मुझे ये समझ में नहीं आया। वो तो अब तोता तो सो कहानी रहा है था। ना, सबक सिखाना था इसमें। अच्छा, बहुत सारे फ्लॉज होते हैं। मैं भी जब कहानी पढ़ती हूँ ना तो मैं भी बहुत सारे सवाल निशान लगा देती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ सऊद की जाना जान अजाब हो जाएगी। बेसिकली तो ये एक मैसेज है इसमें कहानी को से हटके ये एक मैसेज है, ऐसे ही और है। ये मैसेज जो है वो लोगों तक जाना चाहिए। डेफिनेटली बिल्कुल एक ऐसे। अच्छी कोशिश है आपकी। आप जल्दबाज हैं क्या हैं? देखें, कराची के हालात ऐसे हो गए कि आपके पास है ना बहुत औकात ऐसे हालात होते हैं कि आपको क्विक रिस्पॉन्ड करना है। जल्दबाजी यानी ऐसा ही है, कि ऐसा ही है। बहुत तेज़ी से आपको रिस्पॉन्ड करना है, तो आपके रिफ्लेक्सेस, आपका दिमाग, आपकी चीज़ें बहुत तेज़ी से काम करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक कहानी की बात है, ये वो वाले फैसले होते हैं कि भाई कहीं किसी की जान का मसला है, किसी को ले जाना है, नहीं ले जाना, ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन अब बहुत तेज़ हो गई है लाइफ बादशाहों के दौर से निकल के हम लोग बहुत तेज़ लाइफ में आ चुके हैं। लेकिन इसमें हमें क्विक फैसले भी करने पड़ते हैं। जैसे फ़हीम भाई का काम, हमारा काम ऐसा है, हमें फैसले बहुत जल्दी जल्दी लेने पड़ते हैं, और उसके अंदर आप कह सकते हैं कि नुकसान होता है, लेकिन सही है। बस असल में वक्त तहम्मुल होना चाहिए आपको। असल में अभी वक्त सबसे बड़ा बादशाह है यस, आज के दौर में, और अगर वो वक्त पे आप फैसला ना करें तो फिर ज़ाहिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। सही बात है, दुरुस्त। अच्छा जी, आज की जो टॉप स्टोरीज हैं उस पर नज़र डाल लेते हैं। टॉप स्टोरी सबसे पहले ये, पाकिस्तानी टीम को मुसलसल दूसरी बार भी शिकस्त हो गई है। भारत जो है वो 6 रन से कामयाब हो गया, और कल बड़ा जो है ना वो दुख हो रहा था सब लोगों को जिन्होंने जो मैच देखा। मैं बहुत खुश थी कि अच्छा हुआ। और ईद उल अज़हा के मौके पर इजाफी किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट को हिदायत जारी कर दी गई हैं, और उन्होंने कहा है कि हुकूमत सिंध जो है वो आवाम को हर तरह का रिलीफ देने के लिए पुरआज़्म है। मुसाफिरों को परेशान करने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। जो तयशुदा किराए हैं वही लिए जाएं। अगर मनमाने किराए लिए गए और इजाफे के साथ लिए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा एक और सिंध सरकार का बड़ा फैसला नज़र आ रहा है। सिंध में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया गया है, और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ख़वातीन और तलबा के लिए शुरू किया जाएगा। इस प्रोग्राम का आगाज़ कराची से होगा। गड्डाप में ख़वातीन और तलबा के पायलट के तौर पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू होगा, और इसमें मुख्तलिफ स्किल्स जो है वो ख़वातीन को सिखाए जाएंगे, जिनमें कंप्यूटर, सिलाई, फ़ाइन आर्ट्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और स्पोर्ट्स के जो कोर्सेज़ हैं वो करवाए जाएंगे। तो बड़ा ही एक अच्छी चीज़ नज़र आ रही है। इलाका भी अच्छा चूज़ किया है कि जहाँ पर ख़वातीन को स्किल करने की ज़रूरत भी है, तो हमें ये एक अच्छा इकदाम नज़र आ रहा है। इसके अलावा गवर्नर सिंध से मुस्लिम लीग नून के 5 रुकनी वफ़द की मुलाकात हुई। सूबे की तरक्की के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक हुआ है, और मुलाकात में सूबे की तरक्की के लिए जो है काम किया जाएगा, इस हवाले से बात हुई। तमाम स्टेक होल्डर्स को सियासत से बालाए ताक होकर सूबे की तरक्की के लिए काम करना होगा, और मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सीनियर नायब सदर शाह मोहम्मद शाह ने यह भी कहा कि जो गवर्नर कराची हैं उनसे लेकर कश्मीर तक जो है ना वो गवर्नर्स मौजूद हैं। सूबे की तरक्की के लिए गवर्नर सिंध के इक़दाम काबिल सताइश हैं, और इन कामों को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा ताकि सूबे भर में बेहतरी आ सके। इसके अलावा KMC का जो किराया है ना देने वाले दुकानदारों के खिलाफ एक्शन नज़र आ रहा है, और पेपर मार्केट की 41 दुकानें इस हवाले से सील कर दी गई हैं। KMC की 57 मार्केट्स में 7,500 से ज़ायद दुकानें हैं जिनमें किराया जो नहीं देगा उसके खिलाफ मेयर कराची के हुक्म पर कार्रवाई की गई है, और इसका आगाज़ कराची की जो पेपर मार्केट है वहाँ से कर दिया गया है। बल्दिया उज़्मा कराची शहर से गैर कानूनी बाज़ारों के खात्मे के लिए सरगर्म नज़र आ रही है, और एंटी इंक्रोचमेंट की लियाकताबाद 10 नंबर पर लगाई गई गैर कानूनी परिंदा मार्केट पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान जो है वो काफ़ी सारे जो परिंदे फ़रोख्त करने वाले हैं उनको हटा दिया गया, उनकी दुकानों को हटाया गया है, और ये शिकायत मौसूल हो रही थी कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम रहता है, जिसकी वजह से जो है वो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हमने देखा कि कई दिनों से हम देख रहे हैं कि शहर भर में जारी है, और एक मुहिम शुरू की गई है। अब इस हवाले से कार्रवाइयाँ होती हुई हमें नज़र आ रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर ई-गेट नस्ब करने का मामला, मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर ई-गेट नस्ब करने के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई, और गैर मुल्की फ्रांसीसी माहिरीन की टीम जो है वो एयरपोर्ट्स का इंस्पेक्शन करेगी। उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि जो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद हैं उनकी मुकम्मल इंस्पेक्शन हो चुकी है। ई-गेट मनसूबे की बराह रास्त निगरानी भी की जा रही है, और जल्द ही ये मनसूबा मुकम्मल कर भी लिया जाएगा। जदीद टेक्नोलॉजी से मुसाफिरों को आलमी सहूलत मैसर आ सकेगी। तो आगाज़ करते हैं यहीं से जहाँ से मैंने पहली खबर आपको दी। T20 मैच हुआ, किस आपने देखा फ़हीम भाई? हाँ, मैंने देखा, पहली बॉल से लेके आखिरी बॉल तक देखा। और कितना दुख हुआ? देखिए, इट्स अ गेम,
क्रिकेट कहते हैं ना कि बाई चांस भी है और एक गेम है, गेम में कोई खेल कोई जीतता है कोई नहीं, हारता पहले है। यूएसए से हार गए तब भी बड़ी तकलीफ हो रही थी कि यूएसए से हारे, अब मुझे इंडिया से भी हार कल के गए। मैच से ज़्यादा अमेरिका से जो हारना था वो ज़्यादा बुरा लगा था। कल भी जाहिर अच्छा तो नहीं लगा मैच हारना, और वो भी इंडिया से हारना, लेकिन इन दोनों मैचेस के बाद जो मेरा अपना तजिया है, एक तो ये कहा जाता है जब बैठ के जो है अगर कोई तजिया करे या कुछ कहे तो कहते हैं जनाब सब जो है वो क्रिकेट माहिर बन गए। हम एक क्रिकेट लवर नेशन कौम है, और एक ऐसी कौम होते हुए जो है हर शख्स को ये पता है कि जनाब क्रिकेट में क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है, कोई किस खिलाड़ी की क्या स्ट्रेंथ है और कहाँ उसकी वीकनेसेस हैं। तो आप अगर इस वक्त तजिए देखें जो आप सोशल मीडिया का जिक्र कर रही थी, तो तमाम तजिए जो हैं वो बिल्कुल ठीक तजिए हैं। आप किसी भी इस वक्त क्रिकेट माहिर का तजिया उठा कर देख लें, किसी साबिक खिलाड़ी का तजिया उठा कर देख लें, किसी आम आदमी का तजिया उठा कर देख लें, आपको तकरीबन बातें सेम मिलेंगी। अब मसला क्या है? मसला ये है कि इस वक्त सिचुएशन ये नज़र आ रही है कि एक तो बाबर की हमें कप्तानी जो है ना उसमें हमें प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। जिस तरह से कल रोहित ने कप्तानी की है, शानदार कप्तानी थी मेरी नज़र में। उन्होंने 2 रिव्यू लिए और उनके दोनों रिव्यू जो हैं वो ठीक साबित हुए, उन दोनों रिव्यू पे पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट हुए। सही। इसी तरह बाबर की तरफ अगर हम जाते हैं तो बाबर ने पूरे मैच में 1 रिव्यू लिया और वो भी जो है वो गलत साबित हुआ। दूसरी जानिब जो है अगर हमें ये नज़र आता है कि टीम में इस वक्त कुछ खिलाड़ियों की जगह नहीं बनती, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जनाब वो जो कि बाबर के दोस्तों में से हैं, जैसे इमाद वसीम हैं या इफ्तिखार हैं, उनकी आप ओवरऑल परफॉर्मेंस उठा के देख लीजिए कुछ दिनों की, आपको नज़र आएगा कि कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है। ठीक है। इमाद वसीम इतनी देर विकेट पर रहे, उन्होंने कुछ क्या बनाया रन, 13 रन। इफ्तिखार ये तवक्को थी कि वो खेलेंगे और अच्छा खेलेंगे, लेकिन वो भी सिर्फ 5 रन बना खिलाफ तवक्को जो है ना वो हम देख रहे हैं कि परफॉर्मेंसेस नज़र आ रही हैं। मजीद भी उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक इन द शो। अयाज राना, आपने मैच देखा? बिल्कुल देखा मैंने। छुट्टी थी आपकी, ऑन ड्यूटी थे? छुट्टी थी और शाबाश। पूरा दिन, हफ्ते की एक छुट्टी होती है, सुबह जल्दी जल्दी जाके सारे काम निपटाए कि वो शाम ग्रॉसरी करी, शाम में कोई बाहर जाने का ना कहे ना। क्योंकि ईद से पहले का आखिरी संडे था तो बेगम साहिबा के भी बहुत सारे काम थे। ऐसा ही है। तो हमने उनको पहले से ही बोल दिया कि आज सुबह जल्दी उठ जाएं, संडे को लेज़ी संडे नहीं बनाइएगा। तो हम सुबह से उठ के पहले गोश्त मार्केट के काम, दूसरे सब्ज़ी के काम, उसके बाद ग्रॉसरी वाले काम, शाम को फिर उनके काम करके जल्दी जल्दी घर आ गए। बहुत खुश हो रहे हो के बैठे। सबसे ज़्यादा खुशी हुई टॉस जीत गए, छलांगे लगाई बेड के ऊपर खड़े होके कि टॉस जीत गए, आधा मैच तो जीत गए। उसके बाद अच्छा, कल के कैचेस बहुत अच्छे थे। कल पाकिस्तानी टीम ने कैचेस विन द मैचेस के स्टेटस भी लगा दिया और बेगम साहिबा हमारी लाइव भी चली गई, साथ साथ हमसे रनिंग कमेंट्री भी कराती रहीं। हमने कहा अच्छा भाई, हम खुश हो रहे थे बहुत। अब ठटका मुझे लग गया जब इंडिया जैसी टीम 19 ओवर में आउट हो गई। मैंने कहा यार थोड़ा हमारा बैटिंग सफ़र कर रही है, और उनके बुमराह जो बॉलर है वो मुझे उसी से डर था जो तबाही कुन कल वो साबित हुए हमारे लिए डॉट बॉल्स कराने के लिए। न्यूजीलैंड की बी टीम से हार गए जो आपसे आई हुई थी यहाँ पर, तो इसकी बात सामने यही आ जाती है कि आपके अंदर अभी खामियां हैं। शायद उससे सोचा था कि काम हो जाए, लेकिन अब बड़ी सर्जरी होने जा रही है। इसका मतलब ये कि अब तो पानी, हम हर दफ़ा वर्ल्ड कप होता है हम यही सुनते हैं कि बड़ी अब सर्जरी वर्ल्ड कप से पहले ही हो जानी चाहिए थी। जो बड़ा वर्ल्ड, जिससे पहले वाला वर्ल्ड कप गया है जो कि 50 ओवर वाला जो आईसीसी वर्ल्ड कप था, अगर उसके अंदर काम कर लिया जाता, लेकिन उस वक्त भी इन्होंने बोला कि ये टाइम नहीं है चेंजेस करने का। तो अब टाइम है आपके पास, 5 साल बाद वर्ल्ड कप होना है, 2 साल बाद इसने दोबारा T20 वर्ल्ड कप होना है, तो टाइम आपके पास है। PSL हो रहा है, 6 टीमें आपके पास बनी हुई हैं, यंग बच्चे खेल रहे हैं, टैलेंट को ना बिठाएं, ज़ाया ना करें। PSL खेल कराने का मकसद ये होता है कि नया टैलेंट को लाएं। आपका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, दोस्तियां उनसे ख़त्म कराएं। ठीक है आपके पास एक्सपीरियंस वो लोग हैं, लेकिन अब आपको नए बच्चे भी काम वो जैसा नहीं कर सके, लेकिन उनको मौका दें, खिलाएं। जब आपके टूर्स होते हैं उसके अंदर आपके पास ये मौका होता है करने का, लेकिन अब चेंजेस करने का कोई फायदा नहीं है। अब हमारा नजर आ रहा है कि हम बड़ी बड़ी सीरीज हार रहे हैं, और दूसरी बात ये कि इतने बैक टू बैक मैचेस अभी पाकिस्तानी टीम ने खेला। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ फॉर्म एकदम से बच्चों को ले आए और टीम में डाल दिए, ऐसा भी नहीं है। मुख्तलिफ सीरीज खेल के पाकिस्तान इस वक्त जो है वो वर्ल्ड कप में गया है, उससे पहले इतनी सीरीज हुई। तो फ़हीम भाई
फायदा क्या है फिर, कैसे ग्रूमिंग होगी मजीद? पीएसएल भी आप कर रहे हैं, सीरीज भी खेल रहे हैं, पूरे साल हो रहे हैं, लेकिन जब कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है तो हमें जो है ना वो मायूस कारकर्दगी नजर देखिए आती बात है। वही है ना कि जैसे भी हम बात कर रहे थे ना कि आपको इतना दुख इस मैच के हारने का नहीं हुआ जितना इससे पहले यूएसए से हारने का हुआ है। एक एसोसिएट टीम तो से आप देखिए, हार गए हाँ। और वो भी आप सुपर ओवर में जाके हार बताएं। गए। सुपर ओवर में आप 19 रन दे रहे हैं, आप ये आपकी बॉलिंग लाइन की वो हो गई, आपसे वो 19 रन बनाए नहीं जा रहे। अजीब सिचुएशन है आपकी। देखिए इसमें कोई शुबा नहीं है कि इंडिया की जो बैटिंग है वो आपसे बहुत अच्छी थी, लेकिन जब रोहित और विराट आउट हो गए थे तो उसके बाद एक उम्मीद थी कि यार आप आज आपकी बॉलिंग चल रही है, और बॉलिंग चली भी। पाकिस्तान के सामने इंडिया पहली बार जो है वो ऑल आउट हुआ है किसी वर्ल्ड कप में। अब उसके बाद ये उम्मीद थी कि 120 रन सिर्फ कोई मसला नहीं है और बन जाने चाहिए, आपकी अच्छी बैटिंग लाइन है। और आप बाहर तो आप जब तक बाबर आउट नहीं हुए थे तो आपको लग रहा था कि यार ठीक है, पहली विकेट आपकी जब गिरी तो उस वक्त ये था कि ठीक है यार कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। 40 रन भी 50 रन तक भी आपकी कोई इतनी ज़्यादा बुरी सूरत हाल नहीं थी। लेकिन जो रिजवान का आउट होना है वो वाकई टर्निंग पॉइंट था। रिजवान एक सेट बैट्समैन थे, बहुत अच्छी तरह से इस वक्त विकेट पे टाइम स्पेंड कर रहे थे, साथ ही खिलाड़ियों को भी मौका दे रहे थे। लेकिन मैंने ओवरऑल ये देखा कि रिजवान के जाने के बाद हमें कोई खिलाड़ी खड़ा होता ही नज़र नहीं आया। इतने बड़े बड़े नाम, शादाब वही वाली बात आ जाती है कि दोस्तियाँ निभाई जा रही हैं अगर, तो शादाब की क्या परफॉर्मेंस है भाई, इमाद वसीम की क्या परफॉर्मेंस है। इमाद के लिए ये कहा जा रहा था कि वो शायद अब T20 वर्ल्ड कप ही ना खेल सकें, इंजरी है उनकी। फिर ये था कि जनाब बेहतर हो गए, वो शायद भारत वाला मैच जो है वो नहीं खेल सकें, कल भी वो खेल गए। शादाब ने एज स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेला है, कल उसने कोई ओवर नहीं कराया। इमाद वसीम ने ओवर भी कराया, रन भी कुछ नहीं बना सके वो। तो ओवरऑल जो है ना टीम बहुत, वो कौम जो है बहुत मायूस हुई है। अब ये कौम की जो मायूसी है ना, इसका असल में नोटिस लेना होगा। ये अब नहीं हो सकता कि जनाब आप जो है दोस्तियों की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की कौमी टीम तश्कील दें और उसकी बुनियाद पर रिजल्ट्स भी आपके पास कोई ना आ रहे हो। साइम अय्यूब और ये भी तब हो रहा है जब आपके पास जो है ना फर्दर टैलेंट मौजूद है आपके पास, सब्स्टिट्यूट नजर आ रहे हैं लेकिन आप उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे। सिर्फ बैटिंग का मसला है ना, आप अगर आप उसमें देखें बॉलिंग और अजली मसला यार फ़हीम भाई, ये बैटिंग का इशू तो अजली मसला है, कोई आज का नया मसला नहीं है। हमारी बैटिंग लाइन के बड़े जो है ना मामला खराब रहे हैं और रहते भी हैं। नहीं बॉलिंग में तो फिर भी बहुत बेहतर सूरत हाल है। जब ये विराट कोहली की अर्ली विकेट आपने ली, बहुत खुशी हुई अर्ली विकेट्स लेकर। अच्छा उससे पहले फिर अब मैं चाह नहीं रहा था कि मैं वो इतना बड़ा वो तनकीद करना शुरू कर दूं। अब आप मुझे ये बताएं यूएसए के सामने आपकी बॉलिंग को क्या हुआ? 19 रन सुपर ओवर में आपने वाइड्स देखी थी, आपने उनके ऊपर, उसके बाद आपकी फील्डिंग क्या थी, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी। ये देखें, ये वो लोग हैं जो आप यकीन करें, ये वो टीम में लोग आते हैं जो 5वीं जमात से 7वीं जमात से 8वीं जमात से स्कूल नहीं जाते, भाग भाग के क्रिकेट खेलते हैं। इनकी आप बायोग्राफी उठा के तो देखें, चाहे इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट वो बच्चे खेल टीम्स में आते हैं जो पढ़ाई की तरफ नहीं होते, सिर्फ क्रिकेट खेल रहे होते हैं। इनका बैठना उठना जिसको कहते हैं ना उड़ना बिछोना जब क्रिकेट है। इनको अब आप टेक्निक्स या इनको चीज़ें नहीं सिखा सकते, वो दल चुकी हैं, ये बाय बर्थ ये लोग क्रिकेटर बन चुके होते हैं। अब मैं ये चीज़ें बोलना नहीं चाह रहा था कि आपको नहीं पता कि ये क्या हो रहा है इनके साथ, इनसे वाइड्स क्यों हो रही हैं, या इनकी टेक्निक क्या हो रही है, या पिच कैसी है, या ये हम जैसे लोगों को नज़र आ रहा है टीवी पे बैठ के, वो जो सारी जिंदगी खेलते खेलते गुजर गए, बुढ़े हो गए, इसके बाद भी इन्होंने इस पे ही कमेंट्री करनी और एक्सपर्ट बन के टीवी पे हमारे चैनल्स पे आके बैठना है। यही लोग होंगे क्या? अब इनको ये समझ नहीं आती कि ये क्या कर रहे हैं। मैं इतना बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अब ये आप बात ऐसी ही कर रही, एक 150 की स्पीड से बॉल जो है ना वो मशीन भी फेंक देती है। आप पटक पटक के बॉलें कराते रहे, ये पटकना नहीं है, खत्म हो गया वो दौर कि आप पेस से मार देंगे। आपकी बॉल को सिर्फ वो बैट रखते हैं, चौके पे जाती है, आपसे चौका नहीं लग रहा, आपकी बॉल आधे ग्राउंड पे जाके खुद ही रुक जाती है, भागे भी नहीं तो बॉल पकड़ लेते हैं, 2 रन भागते हैं, आपसे भागा नहीं जा रहा। आप सिंगल नहीं ले सके कल पूरे दिन में भाई, आपसे नहीं खेला जा रहा। बॉल वो वहां बॉल जा रही है जहां वो फील्डर खड़ा हुआ है, आप पूरे ग्राउंड के अंदर आप 1 रन पूरे ओवर में आप 6-6 रन ले लेते भाई, 120 रन ऐसे ही बन जाते, एक रन ले लेते पूरे मैच में, सिर्फ 2 छक्के। और हालांकि अगर इंडिया के सामने देखा जाए तो 120 रन कोई टारगेट नहीं था फॉर द इंडिया की बैटिंग लाइन अच्छी है, इंडिया की बॉलिंग लाइन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है आपसे 120 रन नहीं बने भाई, एक हकीकत है कि आपसे नहीं बने। कराची की कोई टॉप टीम उठा लें जो यहाँ टूर्नामेंट होते हैं ना, वो भी 120 रन बना लेता इंडिया के सामने। असल बात ये कि मेहनत कर रहे हैं, राशिद लतीफ साहब की निकाली हुई टीम है ये,
अफगानिस्तान ऐसा ही है, उन्होंने उनके सेलेक्ट ट्रेनर्स भी किया है, उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ट्रेनर्स रहे हैं, उनके कोचेज रहे हैं। हम जिनके जो है पास सारे- ग्राउंड नहीं है, जिन्होंने सारी जिंदगी क्रिकेट जो यूएई के शारजा ग्राउंड में खेली है, हम आज वो सारे कोचेज दूसरे पूल की बाहर टॉप से टीम बुला बने रहे हैं, हुए ऑनलाइन कंसल्टेशंस ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन टीम में जो है ना उसका वो असर नजर नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली। अभी जावेद भाई नहीं है, वरना जावेद भाई ये कहते थे कि भाई कोविड के बाद हमने हर चीज़ ऑनलाइन होती हुई देखी, यहाँ पे कोचिंग भी ऑनलाइन कराने की बातें की गई थी क्रिकेटर्स बिल्कुल को। ऐसा हुआ। तो यार बस कर दें, अब ये क्या मजाक हो रहा है। बहरहाल हमारे पास अपना टैलेंट मौजूद है और ठीक है आप आउटसोर्स भी करें, लेकिन उसका आउटकम नज़र आना चाहिए, उसका रिजल्ट नज़र आना चाहिए, नज़र नहीं आ रहा। वक्फे के बाद हाजिर होंगे कुछ दीगर खबरों के साथ। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आगे बढ़ते हैं, मजीद खबरें शामिल करेंगे। जनाब हमने देखा कि शर्जील इनाम मेमन साहब ये कह रहे हैं कि जो इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके खिलाफ मुहिम आज शुरू होगी। हर दफ़ा ये बातें तो होती हैं बस इजाफी किराए, लेकिन बस वाले वसूल कर ही रहे होते हैं। क्या एक्शन नज़र आ रहा है भाई, किस तरह से होगा? देखिए मेरा ख्याल है कि इसके खिलाफ है कार्रवाई तो के अच्छा लिए- फैसला तो अच्छा है, लेकिन अगर ट्रांसपोर्टर्स नहीं मान रहे हैं तो कोई इंडियन टीम मंगा लें कौन नहीं और उनको जो है वो दे दिया जाए कि जनाब ये करके दें और वो करा लेंगे इन ट्रांसपोर्टर से। देखिए इसके ऊपर अगर सीरियसली मैं बात करूँ ना, तो मुझे ये होता है कि ये सारी खबरें हमें ईद, बकरा ईद, त्योहारों के करीब नज़र आ रही होती हैं। प्रेस रिलीज की तरह निकलती हैं। बिल्कुल त्यौहार के मौके पर एज इट इज़ पिछली प्रेस रिलीज उठाई, कट एंड पेस्ट किया और जारी कर दी। बहुत वजीरों के नाम चेंज करते हुए हाँ, अगर को खुद भी नहीं पता होगा बदल मैंने जाए। ये बयान दिया हाँ, भी है कि नहीं, अब रिलीज तो नहीं वजीर भी माशाल्लाह से पिछले टर्म में भी यही था, अभी भी यही है। हाँ। वो भी शायद जरूरत ना पड़ती हो उन्हें, और हो सकता है किसी दिन ये गलती भी हो जाए कि पिछले वजीर का नाम लिख के कट एंड पेस्ट में आ तो भी जाए। इंतजार है वो खबर आ जाए। लेकिन बात ये है कि देखिए मेरा इसमें एक पॉइंट ये होता है कि आप त्यौहार के मौके पे आप ये खबरें जारी करते हैं, ठीक है, आप एक्शन भी लें, सब करें, लेकिन क्या आपको कराची शहर में चलने वाली ट्रांसपोर्ट में जो इजाफी किराए वसूल किए जाते हैं, क्या आपको वो नज़र नहीं आते? आप पूरे साल वो कार्रवाइयाँ क्यों नहीं करते? पूरे साल अगर आपकी वो कार्रवाइयाँ जारी रहें, आप ट्रांसपोर्ट के शोबे में जो है ये बात साबित करें कि हुकूमत की कोई रिट है, तो जब आप सूबे में, जब आप शहर में ये साबित कर लेंगे तो इंटरसिटी में ऑटोमेटिकली जो है अच्छा, अभी हुकूमत के पास इस बात का शायद फहीम भाई जवाब ही होगा कि हमने सस्ती ट्रांसपोर्ट दी है, सब्सिडाइज रेट्स पे बसें चल रही हैं, 50 रुपए किराए में हम बसें चला रहे हैं। बसें तो फिर क्या कराची 3 करोड़ आबादी का शहर है जिसमें जो है 100 से ज्यादा बसें जो आपने दे दी है, तो क्या कराची की जरूरत पूरी हो गई? ऐसा नहीं है। देखिए, और सिर्फ कराची में किराया जो है सिर्फ और सिर्फ इन बसों में नहीं सफ़र करते शहरी जो है वो रिक्शों में, टैक्सियों में, और अभी भी जो है वो हमारे यहाँ टूटी फूटी बसेस भी चल रही होती हैं, मुख्तलिफ मिनी बसेस भी चल रही होती हैं, उनमें भी किराया लिया जाता है। अभी भी 70-80% जो आपकी ट्रांसपोर्ट है वो उन्हीं मिनी बसेस पे बेस्ड है। लोकल ट्रांसपोर्ट में ही है। आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो आप ले आए, ठीक है, और लेकिन ये शहर की ज़रूरत अभी पूरी नहीं कर रहे, लेकिन जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसमें आप देखेंगे क्या हाल है। अगर आप वहाँ शुरू दिन से करें और पूरे साल करें, मैं कहता हूँ कि इंटरसिटी पे जो है ऑटोमेटिकली उसका अमल नज़र आ जाएगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि चलें, सीज़न होता है, सीज़न में ख्याल आता है, लेकिन कार्रवाई होती हुई नज़र है। बात सारी है कि प्रेस आ रही है नज़र नहीं आ रही? आए, मैंने लफ्ज़ ये बोला कि आ रही है, आए। अब इसका तरीक़ाकार क्या होगा? अब बस स्टैंड्स हमारे जो हैं वो शहर के बाहर भी हैं, विद इन सिटी भी हैं, सदर में भी हैं, प्लाज़ा की तरफ वो सी ब्रीज जो कहते हैं सेंटर उसके नीचे भी हैं, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा तो लोग आधे रास्ते। अब क्या गारंटी है यहाँ से निकलने के बाद आगे जब आप निकलते हैं, जिन लोगों को वो उठा के सुबह सिंध के अंदर अगर लेके जा रहे हैं, वहाँ से कौन किराया ले रहा है, क्या ले रहा है? वज़ीर यहाँ बैठे हैं सिंध के, उनको क्या पता? कराची का टूल निकलने के बाद कौन किसको पूछ रहे हैं? यहाँ तो हम आपको बोल रहे हैं, हम चाह के कवर भी कर लेंगे, हम कहीं देख भी लेंगे कि क्या मिल रहा है, लेकिन उसके बाद जो सिटी टू सिटी कनेक्टिविटी है वो करीब शहर है, उसके पैसे कौन पूछेगा? शहरी भी अब आवाज नहीं उठाते ना। अब शहरी भी कहते हैं यार चलो अभी तो ईद का मौका पहुंचना है, 100 रुपए 200 रुपए भी ज्यादा दे दो तो पहुंचो। तो अवाम भी नहीं बताती है, रिपोर्ट कर रही हो कि हाँ भाई बहुत मसले हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, तो अवाम भी जो है इम्यून हो गए ऐसी सिस्टम के साथ। क्या शहरी अगर आवाज़ उठाएं भी तो क्या करें? क्या उनकी आवाज़ के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी? ये भी उन्हें यकीन नहीं है। असल काम क्या होता है हुकूमत का कि वो आवाम को ये यकीन दिलाती है कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ मौजूद है। अगर शहरी जो है वो आवाज़ उठाएं और उसके ऊपर कार्रवाई ना हो तो उनका एतमाद वैसे ही ख़त्म हो जाना है। सही कह रहे हैं। अच्छा जी, एक और चीज़ नज़र आ रही है, सिंध सरकार की तरफ से सिंध में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। ख़वातीन और तलबा के लिए शुरू किया जा रहा है ये प्रोग्राम अयाज़, और इसमें गड्डाप और इससे रिलेटेड जो ख़वातीन हैं उनको जो है वो सिखाए। पायलट प्रोजेक्ट होगा, इसके अलावा इसको और भी जगहों पर लेके जाया जाएगा।
बेसिक चीज़ें बड़ी है। अच्छा, ये हम देखते ही रहे हैं, पहले भी इस तरह के इंस्टीट्यूट देखें, गवर्नमेंट के भी मैं मौजूद हैं, स्किल कंप्यूटर, डेवलपमेंट चाहता सिलाई, हूँ फाइन आर्ट्स, ग्राफिक ये डिजाइनिंग हो, सिखाते हैं। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। हाँ, आपको चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। दुनिया में इस वक्त लेबर की शॉर्टेज है। हमें फ़ायदा ये है हमारे पास यंग यूथ मौजूद है, लेकिन उसको किस ट्रैक पे इस्तेमाल करना है अभी तक ये ना हमारे यंगस्टर्स को पता है और ना ही हमारी हुकूमत को पता है कि दुनिया को इस वक्त ज़रूरत किस चीज़ की है। ज़रा आप एक डाटा तो इकट्ठा कर लें कि कौन से मुल्क को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वैसे प्रोग्राम्स आप शुरू करें। अगले 6 महीने में आपके पास मैन पावर तैयार हो जाएगी। ये वो तरीक़ाकार है जिससे ना आपने कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट करनी है, ना आपने कोई इंडस्ट्री लगानी है। आपके रेमिटेंसेस आ सकते हैं, आपको डॉलर कमा के यही लोग दे सकते हैं बाहर जाके। इस वक्त भी हमने रिकॉर्ड सतह पे, ईद का सीज़न है, हमने $2 बिलियन के हमारे रेमिटेंसेस हैं। हम खुद वो ख़बर पढ़ के हैरान हो गए थे कि इस दफ़ा का 2 बिलियन का रेमिटेंसेस, जहां हम IMF से 3 बिलियन मांग रहे हैं, हम इस साल का 2 बिलियन जमा कर चुके हैं रेमिटेंसेस की मद में। आप सिर्फ आपने करना ये है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जिस तरीके से इंडस्ट्री में तेज़ी से हुई है, हमारे यहाँ नहीं हुई अभी तक। हम सिर्फ अगर देखा जाए तो हम होजरी पे काम कर रहे हैं भाई। अब आपको इससे आगे निकलना पड़ेगा। सही बात। आपको चीज़ें पहले टेक्नोलॉजी पे जा रहा है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं ला सकते, आप अपनी मैन पावर को इस तरह का एम्पावर करें कि वो आगे जाके दुनिया में वो आपके काम आ सकें। तो ये वही आपने अभी भी दर्जी लड़कियों को अगर घर में वो सिलाई मशीन पे बिठा के मोहल्ले के कपड़े सिलवाने हैं, तो ये वाले आप सिखा लें, करवा लें। ना हो ना, तभी आप ईद पे नया जोड़ा भी नहीं पहन कर आ सकते। अरे अब हमें फिर वही 75 साल से उसी पहिए में घूमना है, तो भाई अब निकल के कुछ करना है। अब आपके पास यही एक एसेट है आपके पास। की कल छुट्टी खराब हो गई तपे हुए और मुझे ना मजा आ रहा है चिंगारी लगा। लेकिन मुझे आपसे ये पूछना है कि आप भी गडाप में रहती हैं, तो आप क्या सीखने जा रही हैं वैसे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, जब वो नहीं छोटे बच्चे होते हैं स्कूल गोइंग, तो उस वक्त अम्मा ने सब कुछ, ये सिलाइयाँ कढ़ाइयाँ ये सब कुछ सिखा दी है। सिलाई कढ़ाई आपको आती है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सिलाई आती है। सिलाई भी आती है? करती नहीं हूँ, अब टाइम नहीं होता, लेकिन मैंने की है बड़े टाइम। मैं यही कह रहा था, तो सूट सिल जाएगा? अयाज तो नहीं सी सकती देखिए, अपना सी सकती हूँ। ज़बान तो मैं बगैर सीखे भी सी सकती हूँ। नहीं, देखें, वाकई ये अच्छा फैसला है गवर्नमेंट का। और इस तरह के भी मैं आपको यही कहूँगा कि मुझे वो बात याद आ रही थी जो हम पिछली खबर पे डिस्कस कर रहे थे कि एक पुरानी प्रेस रिलीज उठा के यहाँ पे भी पेस्ट कर दी गई है और स्किल डेवलपमेंट के नाम पर जो है वो आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, गडाप में करें आप, शहर में भी बहुत ज़रूरत है, शहर में भी करें आप, लेकिन वही पुरानी प्रेस रिलीज उठा के ना वो करें, नए प्रोग्राम्स लाएँ। जैसे अयाज भी कह रहे हैं कि आज की ज़रूरत के मुताबिक आपको करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप आज भी कहें कि जी वो सिलाई सीख लें, कढ़ाई सीख लें, कोई इसी टाइप का कोई और काम सीख लें जो ख़वातीन कर सकती हैं। लिखा है, नहीं, टिपिकल कंप्यूटर लिखा है जिसमें मेरे ख्याल से वही सिखाते होंगे, ग्राफिक्स और कंप्यूटर तो बेसिक। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ जाना चाहिए हमें। और अगर आपने गडाप के लिए सोचा है तो मैं समझता हूँ कि चलें फिर ठीक है। मज़ाफ़ाती इलाकों में लोगों की एजुकेशन का अगर कोई मसला है और वहाँ आप समझते हैं कि वहाँ पे ये चीज़ जो है वो उनको सपोर्ट करेगी, तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि आप गडाप में ये सिखा रहे हैं और ये सोच कर सिखा रहे हैं, तो मुझे थर याद आ जाता है कि जहाँ थर में जो है ख़वातीन ट्रैक्टर्स और बसेस चला रही हैं, ठीक है, ट्रक्स चला रही हैं, तो आप हमारी ख़वातीन को इस नज़र से सिर्फ ना देखें कि वो यही छोटे छोटे काम कर सकती हैं। आप ये सोचें कि आपने उन्हें कहाँ देखना है। आप ये सोच के अगर शुरू करेंगे ना, तो फिर बात चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी। अदरवाइज़ फिर ठीक है, करते रहें। बिल्कुल सही बात है फ़हीम भाई और अयाज, आप दोनों की, कि एक तो ख़वातीन को वाकई हमने अप स्केल करना है ना, अभी हम वो इनको लो स्केल रखा हुआ है। और दूसरी बात है कि जहाँ पर दुनिया अब AI सिखा रही है, चले मैं कहूँगी आप AI वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स में नहीं सिखा रहे, वैसे तो आपको करना चाहिए, लेकिन दुनिया अब AI सीख रही है, ग्राफिक्स के डिफरेंट तरह के कोर्सेज सीख रही है। अभी हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तो बात करें, चले ठीक है, लेकिन साथ साथ अभी और क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ जो ये मोनोटेक्निक इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, वहाँ पर भी हमने जो बच्चे डिप्लोमास कर रहे हैं उनको उनकी अहमियत नहीं सिखाई। जैसे अभी अयाज ने बात की कि भाई दुनिया में लोग जा रहे हैं, रेमिटेंसेस कमा के ला रहे हैं, तो किस वजह से ला रहे हैं? स्किल्ड वीज़ा पे लेकर आ रहे हैं। अभी भी मैं देख रही थी कि मुख्तलिफ जो इमिग्रेशन प्रोग्राम्स आते हैं उसकी डिटेल्स में सबसे ज़्यादा इन डिमांड चीज़ क्या है कि आपको ट्रक ड्राइवर्स चाहिए, आपको जी प्लम्बर्स चाहिए, आपको मैकेनिक्स चाहिए, आपको मेसन्स चाहिए, आपको टाइल लगाने वाला चाहिए। तो हमारे यहाँ ये सारे कोर्सेज हो रहे हैं। अरबी यूरोप में भी चाहिए, कनाडा में भी चाहिए। ये हमारे जो इस्तेमाल होते हैं यूएई और सऊदीया में इस्तेमाल होती है। वहाँ तो चलें जहाँ पे इस वक्त कंस्ट्रक्शन वहाँ तो ये हो रही है अयाज, वहाँ पे मसला क्या है? जॉब्स जो है ना आपको, और हम लोग बड़ी खुशी से जाते हैं,
मैं बता रही हूँ उसमें क्या हो रहा है। उसमें ये हो रहा है कि उसमें आपसे जी ये डिप्लोमा और सर्टिफिकेट नहीं मांगते। यूएई में या अगर आपने सऊदी जाना है तो वो आप किसी भी एजेंट के थ्रू आपको पहुंचा देते हैं, वो पहुंच जाता है। लेकिन अगर आप यूरोप साइड पे जा रहे हैं, आप कनाडा में जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए और प्रॉपर जो है ना, अगर आप हैं तो वो आपको अच्छी वेजेस पे लेके जाते हैं। लेकिन उसमें फिर एक आप मसला दोनों है में ना? से वीज़ा कौन दे रहा है मुझे? आप मुझे दिलवाए। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बताऊं, तो वोकेशनल हमारे ना ट्रेनिंग के बच्चों अंदर को ना एक अहमियत चीज नहीं बताई अहमियत कि अगर तुम मैकेनिक, सॉरी मेरी बात खत्म हो जाए फिर आप कहेगा देखिए मैकेनिक बनोगे तो भाई तुम्हारा फ्यूचर ये है, प्लम्बर हम सिर्फ बना रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर वही सड़क छाप चीज़ें अभी हम जो है ना पीछे लगे हैं वो सोच के साथ। ऐसा नहीं है डॉक्टर इंजीनियर तो इनकी वैल्यू नहीं है, लेकिन बात ये अभी जो बच्चा नहीं बन सकता उसको भी तो कोई अहमियत बताओ और लगाओ कहीं सही जगह पर। अब बात यहाँ पर मैं आपको बताऊं, आपके पास दुनिया में भेजने के, यूरोप साइड पे भेजने का सबसे बड़ा आपका हर्डल बीच में क्या? अगर एक टेक्निकल बंदा भी है आपके पास क्या हर्डल है पता है आपको? लैंग्वेज प्रॉब्लम। वो बात नहीं कर सकता, वो अपनी बात नहीं समझा सकता या उसकी बात नहीं समझ सकता। वो स्किल के अंदर उससे मैं कहता हूँ दुनिया में सबसे आगे होंगे पाकिस्तानी, जुगाड़ लगाने में, खास करके प्लम्बर हो हमारे, कोई भी इसके आप मैकेनिक्स हो, वो दुनिया के माहिर तरीन लोग हैं जुगाड़ में और ये वहाँ चले जाएं, इनके साथ जुगाड़ों के साथ प्रॉब्लम ये जुगाड़ है। के अलावा वैसे भी अच्छा काम करें। दूसरी बात है कि अयाज बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा भी है और यहाँ स्किल जो ये स्किल प्रोग्राम जिनको हम कह रहे होते हैं, नॉन स्किल वर्कर भी जब इनको चाहिए होता है तो वहाँ पर आपको ये भी फैसिलिटी है कि आपको इंग्लिश और जो उनकी मदर टंग है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जर्मनी को देख रहे हो तो उसको वेव भी करते हैं कि इनका काम टेक्निकल साइड पर है तो हम यहाँ पर इनको ये भी चीज़ देंगे। लेकिन बात वही है कि पाथवे नहीं पता, रास्ता हम बता नहीं रहे और टेक्निकल एजुकेशन पर सर्टिफिकेशन की तरफ नहीं जा रहे। थोड़ा सा पढ़ा दें, सर्टिफिकेशन हो और बता दें कि इसकी अहमियत है तो बच्चे बहुत आगे निकल जाएंगे। वक्फा के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब एक और ख़बर ये है, वही वाली बात कि बहुत सारी ख़बरें आ जाती हैं, उसमें से ख़बर एक ये भी आ गई है, करनी ज़रूरी है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पेपर मार्केट में 41 दुकानें सील कर दी गई हैं और केएमसी की जानिब से किया गया है। फ़हीम भाई, किराया ना देने की वजह से ये एक अच्छा इकदाम है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से इस वक्त सिंध में सॉरी कराची में जो ये जुमला भी वही है प्रेस रिलीज की तरह, ये एक अच्छा इकदाम है। हाँ बिल्कुल एक अच्छा इकदाम है और प्रेस रिलीज भी वही है। तो लेकिन इसमें जो मुझे बात वो कहने की है ना मेरे नज़दीक, वो ये है कि इन दुकानों का किराया वाकई चंद 100 रुपये दिया जा रहा था। आप शहर के मसरूफ़ तिजारती कारोबारी इलाकों में दुकानें लेके बैठे हुए हैं सरकार से और साल साल से बैठे हुए हैं और जो आप किराए की मद में पैसा दे रहे हैं वो आप चंद 100 रुपये दे रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादती है। ठीक है, वो ये समझते हैं जो दुकानदार हैं कि जी उनका एक मुआहदा था गवर्नमेंट के साथ और वो उसके ख़िलाफ़ जो है फिर जब गवर्नमेंट के एक्शंस हैं केएमसी के ख़ास तौर पे तो वो अदालतों में भी गए। लेकिन हमें थोड़ा सा अपने आप से हटकर अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए भी सोचना चाहिए। क्या किसी मसरूफ़ तिजारती मरकज़ में चंद 100 रुपये में आपको कोई दुकान मिल सकती है जहाँ आप जो है वो बैठ के करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहे हो? तो मेरा इसके ऊपर थोड़ा सा वो यही होता है कि जनाब ऐसे एक्शंस को फिर हमें सराहना चाहिए। आप ये सोच कर कि आप कराची के शहरी हैं, आप इस मुल्क के शहरी हैं, आप इस मुल्क के लिए, इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए जो कर सकते हैं उसमें आप अपना हिस्सा डालें, किराया दें जो उस मार्केट रेट के मुताबिक बनता है वो आपको गवर्नमेंट को देना चाहिए। ना सिर्फ दुकानों तक महदूद हैं बल्कि उसके बाहर भी जो है उनको कब्जे किए हुए होते हैं ना कि आगे सामान रखा हुआ है, उसके आगे ये अगर आप बाइक या गाड़ी लगाने खड़े जाएं तो ऐसे देखते हैं उनके बाप का रोड है तो इस तरह से घूरते हैं। हटाओ, मतलब मैं कहती हूँ भाई सड़क तो हमारी भी है जितनी तुम्हारी है, लेकिन भाई वो नहीं मानने को तैयार होते। अयाज वापस आ जाए, मैं ये देख रहा हूँ आपको, फिर आप मेरा ब्लड प्रेशर चढ़ाने वाली खबरें आप खुद मुझसे जो है ना बॉल करा रही हो और आप कह रही है कि अब तुम सिर्फ वेल लेफ्ट मुझसे नहीं होती ना, मुझे छक्का मारना पड़ता है इसके ऊपर। दरवाजे पानी रखा है छक्का मुझे फिर आप 3 बॉलें आपने मुझे अभी तक ऐसी कराई है जिसमें मुझे छक्के मारने पड़ रहे हैं। मैं क्या करूं? छक्का मारे। अब आपको खुद फ़हीम भाई वाली बात को आगे बढ़ाता हूँ, आपको एहसास नहीं हो रहा था कि अब आप चीख रहे हैं, आप एहतजाज करने की बातें कर रहे हैं, आपको एहसास नहीं है कि आप क्या पैसे दे रहे थे और आप कह रहे 150% का इजाफा कर दिया हमारे किराए में, कोई कानूनी हैसियत नहीं हो सकती, इसको हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। भाई तो जब 150 रुपये दे रहे थे शर्म आ रही थी उस वक्त देते हुए, वही आज उस जिसकी केएमसी की जहाँ मार्केट है, चले आप सब छोड़े, मैं छोटी सी मार्केट की बात कर लेता हूँ। पेपर मार्केट की इन्होंने बात करी, बराबर में जाके ज़रा किसी मार्केट में दुकान की वैल्यू तो मालूम करें कितने की है।
सही बात। आप शहाबुद्दीन मार्केट चले जाए, वो भी केएमसी की मार्केट है, अजनास मार्केट है ना वो आपकी, वहां पे जरा देखें कारोबार कैसे चल रहा है। इतवार के दिन आप हमसे गुजर के दिखा दें, वहाँ दुकान वाला आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे ही होता है। वो आप 150 रुपए दे रहे हैं, आपको खुद शर्म नहीं है? आप तो ये कहते मुआहिदा कितने टाइम का था, कितने बरस इसमें भी का था, 10 सियासत हो साल गई ना, था, पीछे 20 साल था, सियासत हो कितने गई, साल था भाई? पीछे सियासत अभी हो तो गई। खत्म होना होगा उसमें। ये असल में जो है ना खेला जाता है। दो किस्म की चीज़ें होती हैं, एक तो जनाब पगड़ी पे ले लिए दुकान, हाँ, और दूसरा ये होता है कि जी सिंध गवर्नमेंट से या केएमसी से, उस वक्त कभी सिटी गवर्नमेंट कभी शहरी गवर्नमेंट, इनसे जो मुख्तलिफ वक्तों में इनके स्टेट डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर जो है वो ऐसे माहदे कर लिए जाते हैं जिनका फ़ायदा जो है वो ज़ाहिर है यही हो रहा होता है कि आप 300 रुपये दे रहे होते हैं, लेकिन उसमें असल पैसा करप्शन के ज़रिए जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों की जेबों में जा रहा होता है। तो बेसिकली जो है वो इससे नुकसान जो है वो शहर का हो रहा होता है, शहरी इदारों का हो रहा होता है। तो ये एक अच्छा इकदाम है, मेरा ख्याल है कर गुजरना चाहिए। नहीं, अब मुझे सवाल और यहाँ भी पर ये भी है आपको भाई, सवाल अब जो अगर बात आप पता अदालतों में चली। चले गए तो अदालतों में आपको ये भी एक तो बार- मंगाएं कि मुआहदे कब खत्म होने थे, क्या थे, इसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ कोई हैं, भी कहाँ मुआहिदा नहीं है। टेनेंसी एग्रीमेंट 11 महीने का होता है, 11 महीने का। ठीक है। अब उसके बाद 11 महीने बाद अगर आपने उसे रिन्यू नहीं किया ये है कब की और बात है, गवर्नमेंट 11 महीने से गवर्नमेंट लेकर के साथ 150 इन्होंने रुपए। क्या किए हैं वो एक अलग बात है। आपको एक मजे की और बात बताऊं, यहाँ पे पुरानी मार्केट्स के अंदर जिन्होंने पुराने किराए दिए हुए और आगे महंगे किराए पे दे दिए है, हाँ ये भी होता हुआ है। ये भी हुआ है। वो भर 300 रुपए रहा है और 30,000 रुपए ले रहा है या 50,000 रुपए ले रहा है या 1.5 लाख रुपए ले रहा है। बल्कि वहाँ की ये मार्केट ज्यादा हुआ होगा, अगर हम पता करेंगे ये तो भी शायद ये जी, ज्यादा हुआ होगा। ये मार्केट निशानदेही है, वो खुद ढूंढ लें। हमारे मेरे पास ये भी पता चला है मुझे कि ये भी हो रहा है इन मार्केट्स के अंदर। क्या पता है आज से 150 में पकड़ के 30,000 रुपए में काश दे ऐसा दिए हो। होता तो अभी फिर वो क्या बोलूं मैं आपको। क्रिकेट टीम में नहीं हो सकता, हाँ? ये क्रिकेट टीम में नहीं हो सकता। यहाँ से खिलाड़ी पकड़े यहाँ खिला दे। हो तो रहा है कुछ वैसे रिजल्ट काउंटीज में और इसमें हो रहा है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर अभी वहां तक तो हो पहुंचे रहा ही नहीं है लगता है कि ना, हमें हमारे भी कुछ ऐसा पाकिस्तान करना में पड़ेगा। क्रिकेट नहीं पहुंचे। देखिए इंडियन जो हमारे इस वक्त पापा की अमेरिकन परी टीम खेलती है, रही ना वहाँ पे। अमेरिकन टीम में इस वक्त इंडियंस खेल रहे हैं ज़्यादातर, हाँ, मैं इधर पाकिस्तानी ही खेल बोल रहे रही- बोलना हैं। चाह इसी रही तरह हूँ। से कनाडा में यही हाल है। अफगानिस्तान में हम जो कह रहे हैं कि भाई वो जो टीम प्लेयर्स हैं, जो सिखाए गए हैं, कोचेज हैं, प्लेयर्स हैं, वो भी तो सीख रहे जाहिर हैं है इन यहीं लोगों से कोयटा वो में लोग। खेलते रहे, तो लीग फिर खेलते अब रहे बात तो वही है ना पाकिस्तान कि टैलेंट निकल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से फेयर जो है ना मौके देने की जरूरत है। सिलेक्शन आपको कमेटी को पता है भी जो एक्टिव। वहाँ इनका फास्ट बॉलर है अपना यूएस का, वो नाम जहन से निकल गया, वो ये कह रहा था, मैंने उसका इंटरव्यू सुना कि मैं यहाँ पाकिस्तान में खेलता रहा लेकिन मुझे चांस नहीं मिला। और मैं बाबर के साथ मैंने छोटी क्रिकेट, हमने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, मैंने ये सब मेरे दोस्त हैं, लेकिन मुझे चांस यूएस से मिल गया। अब मैं उनके सामने आज खेल रहा हूँ और वही तबागुन बॉलर था हमारे। ये वही हो रहा है कि जब यहाँ से भी जो ना स्किल्ड वर्कर भी जब वहाँ पे जाता है तो यहाँ से रोता वही जा रहा होता है कि मुझे मौका नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। वहाँ जाके कुछ की कुछ उनकी परफॉर्मेंसेज होती हैं। तो ये हमारी ओवरऑल टैलेंट के साथ मसला है। तो ये एक सिर्फ क्रिकेट का इशू नहीं है, ये हर टैलेंट का इशू है। बॉक्सर्स आते हैं, उनके यही मसाइल नज़र आ रहे होते हैं, टेनिस प्लेयर्स यही कह रहे होते हैं। मुझे माल का हाल ज़रा दिखा दें, आज क्या है, मंडे है ना, ज़रा देख लेते हैं। आज तो शुरू हुआ है कारोबार, दिखाइए। इस वक्त हम देख रहे हैं कि कैनेडियन डॉलर जो है वो 204 पे बाइंग है, सेलिंग 206। इसके अलावा यूरो 304 रुपये में सेल हो रहा है। और डॉलर की प्राइस क्या है? यूएस डॉलर है 185। ये कौन सा यूएस? नहीं, वो कैनेडियन था। यूएस डॉलर जो है वो 280.6 बढ़ गया है। और UK सऊदी पाउंड रियाल 350 नीचे आया है से 74.1 पे आ गया। सो इस वक्त नज़र आ रहा है। ठीक है, तो जनाब अब प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया, माल के हाल पर भी हमने नज़र डाली है। थैंक यू सो मच अयाज राना, आपने वक्त दिया, फ़हीम सिद्दीकी साहब आपने वक्त दिया। आप दोनों की आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। वक्फे के बाद हाजिर होंगे अगले सेगमेंट में। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे हम चीज़ें कर रहे हैं स्किन केयर के हवाले से भी। हमने कुछ दिनों पहले बात की, मौसम चेंज हुआ है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो किस तरह से अपनी स्किन का ख्याल रखें, टैनिंग से कैसे बचें। लेकिन साथ साथ हम जो ना बातें ये भी कर रहे थे कि जी जब मेकअप करते हैं तो स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इस सीज़न में किस तरह का मेकअप करना चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें कि आपकी स्किन भी ख़राब ना हो, मेकअप फ्रेश भी लगे। उमूमन क्या होता है, गर्मी धूप में अगर आप मेकअप करके बाहर निकल रहे हैं और इन डिमांड भी है कि अगर आपको करना ही है, और उमूमन ख़वातीन जो है वो मेकअप लाइट भी कर रही होती हैं, कुछ को जो है ना, जैसे बहुत सारे लोग स्क्रीन फेसेस हैं और दीगर तरह के शोबों से वाबस्ता हैं जिनको मेकअप करने की ज़रूरत है। तो वो किस तरह का मेकअप्स और प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ कर सकती हैं कि अच्छी भी लगें और उनकी स्किन ख़राब ना हो, और कैसे मेकअप्स आजकल जो है इन ट्रेंड, इन तमाम चीज़ों से हम के हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ सबा
सबा मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। सबा कैसी हैं? अस्सलाम मैं वालेकुम। ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबा, तो इस वक्त बहुत सारे जो है ना हम बात कर रहे थे कि मौसम बदलता है और मौसम की गर्मी के साथ जो है ना मेकअप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है। क्या है कि जी सर्दियों में अलग मेकअप है, गर्मियों में अलग मेकअप है। इस वक्त क्या हुआ, बहुत धूप है और इस धूप में किस तरह के मेकअप कर सकते हैं, शाम की भी बात करेंगे, लेकिन ख़ास तौर पे जो लोग दिन में बाहर निकलते हैं, प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किस तरह से करें, कैसे मेकअप्स करें सब। देखें, सबसे पहले तो सनस्क्रीन लगाएं। स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी स्किन का ख्याल रखें, क्लिनजर्स करें, क्योंकि धूप में निकलते हैं तो स्किन पूरी बर्न हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए आपको सनस्क्रीन यूज़ करनी है, थोड़े देसी टोटके करने हैं। प्रोडक्ट्स में यह है कि आप लेस से लेस मेकअप करें। जितना कम मेकअप करेंगे उतना अच्छा लगेगा, क्योंकि फाउंडेशन अगर आप बहुत हैवी लगाओगे तो बहुत स्वेटिंग होगी, तो मेकअप सारा ख़राब हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा पूरा। तो जितना मिनिमम मेकअप कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा। अच्छा, अभी क्या हो रहा है कि मुख्तलिफ तरह की ना लिक्विड फाउंडेशंस भी अवेलेबल हैं और मैट मूजेस भी आ रहे हैं, बेसेस जो स्टिक वाली हैं वो भी अवेलेबल हैं। इतनी गर्मी में क्या चीज़ सबसे बेस्ट होती है लगाना? बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, कंसीलर से आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत अच्छी है और आपको इतना ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं है तो आप कंसीलर्स कर लें। डार्क सर्कल्स पे, थोड़े डार्क स्पॉट्स पे आप कंसीलर कर लो, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप वो लगा लो, ब्लश ऑन लगाओ, हाइलाइटर लगाओ, अच्छा सा आई मेकअप कर लो। आई मेकअप भी एक बताती हूँ, बहुत मज़े का मेकअप है और वो हर ड्रेस के साथ चला जाता है। लाइक आपने हल्का सा ब्लैक पेंसिल लगाई, उसको ना ब्राउन आई शेडो से स्मर्च करा, बहुत अच्छे से आप स्मर्च करते रहे, वही आपने लाइक थोड़ा सा अपने आई के नीचे लगा लिया और दैट्स इट। और आपने फाउंडेशन लगाया, ब्लश ऑन लगाया, हाइलाइटर लगाया, ये आपके हर ड्रेस के साथ चलेगा। डे में चलेगा, नाइट में चलेगा, इसके अलावा हैवी ड्रेसेस पे चलेगा, लाइट ड्रेसेस पे चलेगा, सब पे चलेगा। ये बहुत अच्छा मेकअप है। बेसिक सी चीज़ होती है तो बिल्कुल। और जो है ना वो आप काजल और ये पेंसिल लगा के ये उसको आप हल्का सा ईद पर स्मच भी कर कर लें। सकते हो, बहुत अच्छा मेकअप है। ये लुक बहुत मज़े का है। उसमें आप फाउंडेशन के लाइक आप ऐसा फाउंडेशन यूज़ करो जो बहुत हेवी ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे अब बहुत हैवी बेसेस आते हैं ना, अब नाम ले सकते हैं क्या? ब्रांड ना बताएं, लेकिन जैसे मूव वगैरह है, हाँ, फाउंडेशन। मतलब बहुत हैवी जो मेकअप्स होते हैं ना, लाइक हम जो ब्राइडल्स के ऊपर कर रहे होते हैं वो ना करें आप। जितना आप कम से कम मेकअप कर सकते हो ना, आपके लिए बेस्ट है इस वेदर में। लेकिन उमूमन क्या होता है, बहुत सारे लोगों की स्किन ऐसी होती है वो पी जाती है। पी जाती फाउंडेशन लगाया, गायब हो गया, भाई लगाया था नहीं लगाया था पता ही नहीं चल रहा। अभी ईद आएगी तो सबने मेकअप भी करना है, तो वो किस तरह का फिर जाना वो मेकअप इस्तेमाल करें? वो लोग क्या यूज़ करें जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा मेकअप एब्जॉर्ब कर लेती है? देखो, इस गर्मी में ना स्टिक बेसिस यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टिक बेसिस बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत मज़े की नहीं लगती। आप लोग हर वक्त एसी में तो रह नहीं सकते, सही बात। बाहर भी निकलना है, जाना भी है, तो आप लिक्विड फाउंडेशन पे रहो, लिक्विड फाउंडेशन लगाओ। लिक्विड फाउंडेशन बहुत मज़े का लगता है और वो ये रहता है कि आपका फ्रेश भी रहता है रात तक, क्योंकि आपका जो स्टिक बेस होती है ना वो बहुत केकी हो जाता है, तो वो इस गर्मी में ना यूज़ करें। मैं तो यही प्रेफर करूँगी। मैं तो स्टार्ट से लेके अब तक लिक्विड बेसिस ही यूज़ कर रही हूँ। ब्राइडल मेकअप हो, पार्टी मेकअप हो, जो भी मेकअप हो, मैं तो लिक्विड बेस ही यूज़ करती हूँ, बेस्ट रहती है। सही। बहुत सारी वाटर बेसेस वगैरह भी आ रही होती हैं, वो उनका पैनकेक्स वगैरह जो हैं उनको भी आप एज अ बेस यूज़ कर सकते हैं। उनको भी यूज़ कर सकते हैं, बल्कि वो तो इस गर्मी में मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो मेल्ट नहीं होते ना इतना ज़्यादा जल्दी। मुझे तो सबसे इजी जो बेस लगती है ना वो पैनकेक के वाटर बेस लगती है। आपने कुछ ना लगाया हो, बस आप वो लगाएं, हल्का सा ब्लश लगा लें और वो मेल्ट नहीं, रेडी टू गो, बेस्ट होती है, वो बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे लोगों को ना अपनी फाउंडेशन ब्लेंड नहीं करना आती है और राइट फाउंडेशन जो चूज़ करनी है उसका इंतखाब भी नहीं करना आ रहा होता। अच्छा, देखिए, फाउंडेशन ब्लेंड करने का सबसे ईजी तरीका ये है, आपने हाथ में थोड़ा सा फाउंडेशन लिया, आपने उसमें थोड़ा सा पाउडर, इस वेदर के हिसाब से आपको बता रही हूँ, अपना लूज फेस पाउडर लिया। अच्छा, ये आप दोबारा बताइएगा, मैं पहले ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फाउंडेशन का इंतखाब कैसे करना है इस हवाले से बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, बात हो रही है आज मेकअप्स के हवाले से। हम फाउंडेशन के अभी जाने से पहले ब्रेक पे बात कर रहे थे, तो सबा किस तरह की फाउंडेशन चूज़ करें? कॉम्प्लेक्शन नहीं समझ आ रहा होता, बहुत ज़्यादा किसी की ग्रे हो जाती है, किसी की बहुत ही वाइट लग रही होती है और कोई जो है ना बिल्कुल ही काले हो जाते हैं लगा के उल्टा रंग। अच्छा, तो देखिए किस तरह से स्किन टोन को बेहतर करने के लिए फाउंडेशन चूज़ करें? अगर आप स्किन से जैसे अगर आप थोड़े ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन हो और आप फेयर होने के चक्कर में आप थोड़ा सा वाइट बेस लगाओगे डायरेक्टली,
तो वो तो ग्रे हो जाएगा, वो तो बिल्कुल आप काले हो जाओगे। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आपको थोड़े ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन से वाइट पर जाना है तो आप पहले अपनी स्किन टोन को लेवल करोगे, पहले अपने डार्क स्पॉट पे काम करोगे, फिर कंसीलर्स लगाओगे। अच्छा, कंसीलर का सीन भी ये है कि आप जो आपके डार्क सर्कल्स हैं ना, वो अपनी स्किन टोन से 2 टोन डार्कर पे जाओगे। सबसे पहले वाले कंसीलर पर 2 टोन डार्कर पे जाएंगे, आप कंसील करेंगे अपने डार्क सर्कल्स, अपने डार्क स्पॉट्स को सारे। उसके बाद आप अपनी स्किन से 1 टोन डार्कर पे जाओगे उसके ऊपर जब आप लगाओगे तो। उसके बाद आप फाउंडेशन लगाओगे। फाउंडेशन आपने ऐसे लगाना है, नहीं फाउंडेशन नहीं, उससे पहले आप जो आपकी स्किन टोन है ना, उसी टोन का पूरा स्टिक बेस लगाओगे। कोई भी आपने स्टिक बेस उठाई जो भी आपको सूट करती है, सेम आपने पूरे फेस पर लगाया, अपनी स्किन को एक लेवल किया। उसके बाद आप थोड़े से लाइटर टोन पर जाएंगे और पूरा फाउंडेशन लगाएंगे, तो आपका स्किन, आपका जो फाउंडेशन है वो बेस्ट लगेगा। और उसके बाद जो आप अंडर आइज पे लगाओगे ना, वो अपनी स्किन से 2 टोन या 1 टोन लाइटर पे जाओगे, तो वो थोड़ा हाईलाइट वाला सीन हो जाएगा। उसको अच्छे से आपने ब्लेंड करा, यहाँ लगाया या चिन पे लगाया, नोज़ पे लगाया, फोरहेड पे लगाया, उसको आपने ब्लेंड करा, पाउडर शाउडर लगाया, और आपका जो फाउंडेशन है ना, वो कभी भी ग्रे पे नहीं जाएगा। फाउंडेशन को ब्लेंड करने का जो तरीका होता है, वो आपने वेट ब्लेंडर उठाया और उससे आपने टैप 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 करना है। टैप 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 करते रहे आप, तो आपका फाउंडेशन देर तक भी टिकेगा और अच्छा भी लगेगा और जल्दी से ब्लेंड भी हो जाएगा। ये बेस्ट तरीका है। अच्छा, जो लोग बहुत ज़्यादा, जैसे भी आपने बताया, तो बिल्कुल वो हो गया कि आपने एक पार्टी मेकअप कर रहे हैं या कहीं आप फंक्शन वगैरह में जा रहे हैं, जैसे मैं देख रहा था ना रोज़मर्रा ऑफिस रूटीन्स में लड़कियां मेकअप कर रही हैं, कहीं जो है वो थोड़ा बहुत मिलने जाना है तो उसके लिए कर लिया, तो उसमें डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसमें भी मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा ना वो अलग रंग की फाउंडेशन होती है, तो उसको किस तरह से चूज़ करें, और डायरेक्ट फाउंडेशन अगर अप्लाई कर रहे हैं तो किस तरह से करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं फिर से वही बात करूँगी, सबसे ज़्यादा काम आप फाउंडेशन से ज़्यादा अपनी स्किन पे करें। अगर आपकी स्किन नीट और अच्छी होगी ना, तो आपको इतना ज़्यादा फाउंडेशन की नीड ही नहीं पड़ेगी। आप अपनी स्किन पे डेली क्लेंजिंग करो, डेली नहीं कर सकते, वीक में 3 बार करो, 3 बार नहीं कर सकते, 2 बार करो, बट करो। और एक दिन ऐसा बना लो जिसमें आप पूरा फेस क्लेंजर करो, स्क्रब करो, मास्क लगाओ, तो ये सारी चीज़ें आप लाजमी करो। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप एक ऑल्टरनेट डेज पे आप थोड़े देसी टोटके कर लो। अब आजकल गर्मी है, टमाटर बहुत अच्छा है, आपने टमाटर को बीच में से कट करा, उस पर आपने थोड़ी सी कॉफ़ी डाली, शहद डाला और फिर बस थोड़ा सा लगा लिया। इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत ईजी काम है, 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट उसको छोड़ा, फेस को वॉश कर लिया, आपको कोई मसला नहीं होगा, आपकी जो टैनिंग है वो भी ख़त्म होगी। अच्छा, यहाँ पर आप इस वेदर में, आप इस वेदर के अलावा भी आप मेकअप से पहले हमेशा आइसिंग करो। आइसिंग बेस्ट है, आइसिंग से आपका मेकअप देर तक टिकता है, बहुत देर तक रहता है। और जो आप ब्लेंडर को वेट करोगे ना, वो भी आप थोड़े ठंडे पानी से करो। जब ठंडा बर्फ़ पानी होगा और जो ब्लेंडर है आपका थोड़ा कोल्ड होगा ना, तो उससे भी आपका बेस बहुत देर तक टिकेगा, बेस आपका रहेगा, बेस सेट हो जाता है। फाउंडेशन लगाने का मैं एक तरीका आपको बता रही थी। आपने फाउंडेशन हाथ में लिया, उसमें अपना लूज़ पाउडर डाला, अपनी फिंगर से ही उसको, क्योंकि हाथ में गर्मी होती है ना, आपने अपनी फिंगर से उसको थोड़ा सा मिक्स करा, मिक्स करके अपने हाथों से उसको आपने अपने फेस पर लगाया, ताकि थोड़ी जो गर्मी है ना वो आपकी ब्लेंडर में, वो फाउंडेशन में शामिल हो जाए। वो आपने अपने फेस पर पूरा लगाया, उसके बाद आपने उसको वेट ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया। ये वाला जो फाउंडेशन है आपका बहुत देर तक टिकेगा, रात तक भी टिक जाएगा। लूज़ पाउडर मिला लें। अच्छा, और ये जो लूज़ पाउडर वाला तरीका है ना, ये आपके ऑयली स्किन पर भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ऑयली स्किन पर ज़्यादातर क्लाइंट्स शिकायत करते हैं कि आपका बेस टिकता नहीं है। यही मैंने देखा है, नहीं टिकता नहीं है। तो अगर आप ये तरीका करोगे ना, यानी आपने ब्लेंड फाउंडेशन में आपने लूज़ पाउडर डाला, मिक्स करा, फेस पे लगाया और फिर ब्लेंड करा, बहुत देर तक टिकेगा, बहुत ख़राब भी नहीं होगा। लिपस्टिक भी भाग जाती है, भाग जाती पूरा मेकअप सेट है, शादी में वो खा जाते हैं ना, वो खा जाते हैं, तो वो लिपस्टिक जो है वो गायब, बेचारे मैंने देखा बैग्स में रखे। हम लोग लकी लोग हैं कि पूरा दिन में घूम कर आऊं तो मेरी लिपस्टिक वहीं की वहीं होती है। तो उनके साथ क्या करें, वो बेचारे बार बार लड़कियों को मैंने देखा जा रहे होते हैं, खवातीन ना लिपस्टिक, उनके लिए बेस्ट हुई है कि आप वो मैट जो फाउंडेशंस होते हैं ना, जो टिक जाते हैं और निकलते नहीं हैं, वो ही यूज़ करें अच्छी वाली ब्रांड्स के, क्योंकि वो फिर देर तक रहते हैं। जो मैट ब्लेंडर मैट लिप ग्लॉसेस जो होते हैं ना, वो देर तक रहते हैं, वो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। उसमें क्या हो रहा है, अभी बाजार में 100 रुपए वाला भी मैट लिप टिंट मिल रहा है, हाँ, वो ना यूज करें, उससे पूरे लिप्स खराब हो जाते हैं, इतना ड्राई हो जाता है। और जी वो पापड़ी टाइप बन जाता है। हाँ, वो वैसे आपके लिप्स पे अच्छा भी नहीं लगता, वो स्मूथ नहीं लगता, वो पापड़ी टाइप लगता है, वो बहुत ख़राब लगता है, वो नहीं यूज़ करना चाहिए। वो आपके होंठ भी ख़राब करता है, काले कर देता है। वो फ़ौरन नहीं करता, वो थोड़ा थोड़ा वक्त के साथ आपकी लिप्स को ब्लैक कर देता है, तो वो नहीं यूज़ करना चाहिए।
बिल्कुल ऐसे बल्कि मैं तो एक चीज़ और बोलूँगी कि चाहे जितनी भी बड़ी दुकान हो ना, सेल से कभी चीज़ें नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि मैं एक प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ। मेरे ना पिगमेंटेशन हो गई है। मैंने एक शॉप से मंगवाया, मतलब बहुत बड़ी सी शॉप थी वो, बहुत अच्छी शॉप थी, वहाँ से सेल पर एक फाउंडेशन मंगवाया था और वो बहुत अच्छी कंपनी का था, कोई हल्की कंपनी का नहीं था, बट उसने मेरी स्किन का बेड़ा गर्क कर दिया है। अभी मैं इतने डॉक्टर्स को दिखा चुकी हूँ, इतने सारे इलाज कर चुकी हूँ, लेकिन मेरी पिगमेंटेशन कम नहीं हो रही है। बहुत मुश्किल हो गई है मुझे। अक्सर ऐसा होता है मैं जितना भी अच्छा बेस डालूँ ना, मेरे टिकता नहीं है। बहुत मुश्किल से मैं अपना बेस टिकाती हूँ, मतलब वो बस मुझे ही पता है। और अभी भी मेरा इलाज, मतलब मैं चल ही रही हूँ स्किन की मेडिसिन वगैरह। तो कभी भी सेल से आप जाकर चीज़ें ना उठाएं, आपको नहीं सही मिलती। ज़्यादा पैसे दे के ले लें, लेकिन अपनी स्किन का ज़रूर ख्याल रखें। स्किन पहले है। आपकी स्किन ऑयली है? नहीं, ड्राई है, Dry एक्सट्रीम ड्राई है। तो ड्राई पे तो लोग कहते हैं जी फटाफट, इतना आसान है ड्राई स्किन पे मेकअप करना। मेकअप तो आसान है, बट वो जो पिगमेंटेशन हो गई है ना, वो स्किन ब्लैक हो गई है लिप्स के पास से। तो वो जब मैं फाउंडेशन लगाती हूँ ना, वो हट जाता है और वो ब्लैक बाहर आ जाता है। मैं कितनी बार उसको लगाती हूँ, वो तब जाकर सेट होता है। अच्छा, जिनके आपके अलावा, आप तो एक्सपर्ट हैं तो आप किसी तरह हैंडल कर लेती होंगी। जिनके साथ ये मसला रहता है, कुछ लोगों के एरियाज होते हैं ना, जैसे ये एरिया होता है वो ग्रेइश हो जाता है, किसी का ये जो है एरिया ग्रेइश हो जाता है, तो वो जो ना निकल के थोड़ी देर बाद फाउंडेशन में से आ रहा होता है, अंडर आइज में से निकल रहा होता है। तो वो किस तरह से जो ना कवर अप करें अपनी फाउंडेशन के साथ उसको? सबसे पहले आप ऑरेंज स्टिक लगाएं। बहुत नहीं लगानी, फिंगर पे हल्की सी लेकर लगानी है, बहुत पतली सी लेयर लगानी है, ठीक है, वरना वो ऑरेंज स्टिक नजर आएगी। ठीक है। उसके ऊपर आपने अपनी स्किन से वही डार्क टोन वाला, 1 टोन या 2 टोन डार्क वाला जो आपने फाउंडेशन उठाना है या कंसीलर उठाना है, तो कंसीलर उठा के आपने अपनी उस जगह पर लगाया जहाँ पे आपका डार्क पिगमेंटेशन हो रही है, उस जगह पर लगा के हल्के हल्के से उसको टैप करके ब्लेंड कर लिया, वो भी मिक्स हो गया। अब आप उसके ऊपर लगाएंगे फाउंडेशन अच्छा वाला, क्योंकि अब तो आपको ज़रूरत है अच्छे फाउंडेशन की। अच्छा वाला फाउंडेशन लगाना है आपने पूरी स्किन पर, उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। और वो जो एरिया है ना, उस जगह पर आप वही तरीका इस्तेमाल करें जो मैंने भी बताया ना, फाउंडेशन में पाउडर मिलाकर, ताकि वो टिके, वरना वो टिकता ही नहीं है, क्योंकि ब्लैक बार बार बाहर आ जाता है। तो आपने उसमें डाला, पाउडर डाला, मिक्स करा और अपनी फिंगर के उससे लगा लिया, फिर आपने ब्लेंडर से ब्लेंड करा, फिर आपने पाउडर लगाया। आज तक मुझे ये समझ नहीं आया, ज़माने से मेकअप कर रहे हैं, लेकिन पाउडर कैसे चूज़ करते हैं? अच्छा, पाउडर में भी अलग अलग कलर्स हैं, ठीक है, चले गोरे वाला है, मतलब बिल्कुल ही चिट्टा पाउडर होता है ना वाइट, एक आपका डार्क हो जाता है। मतलब लोगों को मैंने देखा है, खुद भी पाउडर बड़ी मुश्किल से, मैं भी एक पाउडर पे आके सेट हूँ, मैं कहती हूँ अब इसको ना चेंज करना, क्योंकि ये इज गुड मेरी स्क्रीन के हिसाब से मुझे आ रहा है, अब इस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करो। तो पाउडर का कलर कैसे देखते हैं, पाउडर कौन सा अच्छा है? कुछ बिल्कुल जो है ड्राई होते हैं, कुछ की अच्छी कंसिस्टेंसी होती है, लूज पाउडर्स होते हैं, किस किस तरह के पाउडर्स होते हैं और कैसे यूज़ करते हैं? साथ साथ नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं मेकअप के हवाले से, कोई टिप्स या कोई सवाल है आपका, तो ज़रूर पूछ सकते हैं। अच्छा देखिए, जो आपका कॉम्पैक्ट पाउडर होता है ना, कॉम्पैक्ट पाउडर तो आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से उठाएंगे, वो बिल्कुल जो आपकी स्किन टोन है ना उसी के हिसाब से, क्योंकि अगर आप डार्कर पे जाओगे या लाइटर पे जाओगे तो वो कभी भी आपके फेस पे सेट नहीं होगा। तो जो आपकी स्किन टोन है ना, कॉम्पैक्ट पाउडर एज इट इज़ सेम टोन का आपने लेना है। जो लूज फेस पाउडर है ना, वो अपनी स्किन टोन से 1 टोन लाइटर ले लो, क्योंकि उसका काम सिर्फ सेट करना है, वो आपके फेस पर रहता नहीं है। आपने बेकिंग करना होता है ना, मतलब आइज़ के नीचे लगाया, लिप्स के साथ लगाया बस, या फिर हल्का सा फॉरहेड या फिर इस जगह पर लगा लिया, तो ये लूज फेस पाउडर का काम होता है। उसको आप 1 टोन लाइटर ले लो या नेचुरल टोन ले लो, या अगर आप थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्शन, मतलब थोड़े वेटिश कॉम्प्लेक्शन में जा रहे हो, तो आप बनाना कलर ले लो, मतलब जो थोड़ा बनाना का आता है ना, मतलब उसको वेनिला कलर कहते हैं, वो कलर उठा लो, वो भी आपके स्किन टोन से सही रहेगा। तो इस तरह से आप चूज़ करो, कॉम्पैक्ट पाउडर हमेशा अपनी स्किन टोन के स्किन टोन के कलर का। एक कॉलर है हमारे साथ, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रमशा, आपका क्या हाल है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहिबा बात करी हैं, कहाँ से? जी मैं अपना बात कर रही हूँ। माशाल्लाह से बेहतरीन शोज आप कंडक्ट करती हैं और सैटरडे का शो बहुत पसंद आया। हम सब फैमिली मेंबर्स ने आपका शो देखा। वैसे बहुत अच्छे होते हैं आपके शो, मगर जो सैटरडे का आपने जिनको बुलाया हुआ था वो HR के बंदों को बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हमें मिली। बहुत शुक्रिया, आपने पसंद किया और आप हमें कॉल भी कर सकती थी, उस वक्त भी देख रहे थे आप सब मिलकर, तो लेकिन आपने अभी भी कॉल करके बताया, बहुत अच्छा लगा। जो भी हमारी क्वेरीज थी वो आप कर चुकी थी उनसे, चलिए, अच्छा हो बहुत गया, अच्छा लगा। और मैंने आपसे बहुत अर्सा पहले अली साहब को बुलाने की रिक्वेस्ट की थी, वो आपने अभी तक फुलफिल नहीं की। वो ज़रूर, वो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वो बस कुछ है कि जो है ना वो हम सेगमेंट प्लान कर रहे हैं, देखें अब हो पाता है कि नहीं हो पाता। लेकिन आपकी जो है ना वो सजेशन मैंने ज़रूर फॉरवर्ड की थी, लेकिन अभी तक उस पर जो है ना कोई हैपनिंग है नहीं अस्मा।
मुझे याद है, मैंने मैं पहुंचाया आपकी भी था। मैडम से, ये जो गेस्ट आई हुई है मैडम, मैं इनसे एक सवाल पूछना जी। चाहूंगी। वो ब्लैक हेड्स जो हो जाते हैं नोज पे अक्सर, ये कुछ इजीली कुछ ऐसा मेथड कोई बता सकते हैं कि घर में आराम से मतलब खुद ही बंदा रिमूव कर ले बजाय पार्लर के जाने के? क्या रिमूव क्या होता है, बहुत शुक्रिया अस्मा, आपने कॉल किया, इतना ज़बरदस्त आप फीडबैक देती हैं, कॉल भी करती हैं अस्मा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सवाल ये था अस्मा का कि नोज़ पे ना बहुत सारे ब्लैक हेड्स हो जाते हैं ख़वातीन के, ज़्यादातर जो वुमन किचन में भी काम करती हूँ, सनलाइट में जाती हूँ, तो उसको कह रही हूँ कि घर में कैसे, उनको ज़रूरी नहीं हर दफ़ा सैलून जाएँ और करवाएं उनकी क्लिनिक, तो कैसे हो सकता है घर में? एक तो टूथपेस्ट भी लगा सकते हैं आप। हाँ, टूथपेस्ट आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अपने अपने फाउंडेशन में ना लगा लीजिएगा। फाउंडेशन मेरे मुंह पे चढ़ गया। अपने फेस वॉश में अगर आप टूथपेस्ट मिलाकर लगाते हो ना, थोड़ा सा 5 मिनट मसाज करते हो, तो आपकी स्किन बहुत ग्लोई हो जाती है, बहुत ग्लोई हो जाती है। आज ही जाके करती हूँ मेकअप धो के, जरा टूथपेस्ट भी मिलाती हूँ फेस वॉश। हाँ, बहुत अच्छा होता है। जबरदस्त। सही है। अच्छा, दूसरा ब्लैक कलर के जो मास्क वगैरह मिलते हैं, चारकोल मास्क। हाँ, चारकोल मास्क, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अब नोज़ के वो अलग से भी मिलते हैं, ज़रूरी नहीं है आपके आप सैलून जाओ और जाकर काम करवाओ, नोज़ के अलग से मिलते हैं। नोज़ की वो ब्लैकेट रिमूव करने के कुछ शीट्स वगैरह भी मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, ज़रूरी नहीं है सैलून पर जाना, आप ले सकते हो, कर सकते हो। वो भी तो आ रहे हैं ना, यहाँ पे पैच लगा के घूम रहे होते हैं, वही उसी की और बात कर रही पैच हूँ मैं। हटाते हैं तो सारा जो है वो वाइट हेड ब्लैक हेड्स आपके आ जाते हैं, आ तो वो जाते भी हैं मेरे ख्याल उसमें। से अफेक्टिव है, अफेक्टिव है, हाँ। दूसरा ये कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप सनलाइट में जाओ तो ही सनस्क्रीन लगाओ, आप किचन में जाने से पहले भी सनस्क्रीन लगाओ, क्योंकि जो चूल्हा है ना, जो फ्लेम आती है वो भी आपकी स्किन को डार्क करती है। तो सनस्क्रीन आप घर में रह के भी लगाओ, घर से बाहर जाते हुए भी लगाओ, दोनों में मस्ट है। सही बात है जी। उमूमन क्या होता है, जैसे हम लोगों की भी स्किन है ना, अभी रोज़ाना जब मेकअप कर रहे होते हैं तो बहुत सारे जो है वो मेकअप के पार्टिकल्स स्किन में, मैंने कहा मेरी भी स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है मेकअप, बहुत जल्दी जो है वो मेकअप आप पी जाती है। तो क्या होता है कि जी कॉन्टोर के निशान बन गए हैं, पिगमेंटेशन हो रही है, उससे बचने का कोई तरीका है? रोज़ मेकअप भी करना है, मजबूरी है, और बचने का तरीका भी कोई है या नहीं है? मैंने आपको बताया ना, आप डेली क्लेंजिंग कर रहे हैं, अगर आप डेली नहीं कर सकते तो ऑल्टरनेट डेज पे अच्छा, करो। cleansing से ही आप बच एक सकते हैं क्लेंजर अपने वॉशरूम में रख लो, जब आप वॉश करने जाते हो ना फेस वॉश के बाद आपने 2 मिनट क्लेंजिंग कर लेनी है। क्लेंजिंग मस्ट है स्किन के लिए, डेली करोगे तो आपकी स्किन को खुद ही सब निकल जाएगा। आपका जो मेकअप है ना, आपने क्लेंजिंग करा, मॉइस्चराइजर लगाया, रात में सोने से पहले सीरम लगाया, जो भी आप यूज़ करते हो अपनी स्किन के लिए, और फिर आप बेड पर जाओ, कभी भी आपकी स्किन ख़राब नहीं होगी। बेस्ट है ये। बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त जो गर्मी बहुत है ना, तो किस तरह के कलर्स इन हैं खास तौर पे बालों का, क्योंकि आपका अपना भी जो है ना वो हेयर कलर बड़ा ज़बरदस्त हुआ हुआ है, Thank you. ये बगंडी रेड आई थिंक है ना, जी, तो थोड़ा सा पर्पलिश भी है इसमें। पर्पल भी ऐड हुआ हुआ है, तो उधर हम कलर्स के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं समीना नईम साहिबा भी। वेलकम टू द शो समीना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा समीना, हम बात कर रहे थे जी मेकअप्स के हवाले से, और ख़ास तौर पे अभी हमने बात की कि फाउंडेशंस वगैरह का इंतखाब कैसे किया जाए, आपसे भी पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी हम जैसे हेयर कलर्स वगैरह के हवाले से भी बात करना चाह रहे हैं कि समीना इस वक्त जो है ना गर्मी है और बालों को जो है ना मैनेज करना एक बहुत, आपके तो बाल लंबे हैं माशाल्लाह और इनके छोटे हैं, तो चलो छोटे वाले का तो ये गर्मी में शैम्पू वैम्पू क्या हल्का सा ब्लो ड्राई किया, चलो जान छुट गई, लेकिन लंबे बालों को मैनेज किस तरह से करना है, किस तरह के कलर्स हैं, शैम्पू वगैरह का इंतखाब कैसे करना चाहिए समीना? एक्चुअली ये है कि ये जो अभी सीज़न चल रहा है गर्मियों का, इसमें सबसे ज़्यादा बालों की बहुत ज़्यादा सबको प्रॉब्लम्स आ रही है। उसके लिए ये है कि आप लोग सल्फ़र के बगैर जो शैम्पू आ रहे हैं वो आप लोग यूज़ करें, वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। उससे आपके डैमेज हेयर और कलरेटेड बाल जो होंगे वो कवर होंगे, और आपको यानी कि जो भी उसकी बालों की प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व होगी उससे। वो अगर आप डेली भी कर लें तो उसका कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, बहुत सारे शैम्पू जो सल्फ़र फ्री हैं उनमें ऐसा झाग ही नहीं बनता, और उनको लगाते आधी शीशी खाली कर लो, बड़े बालों वाला तो रिलेट करेगा, इतना शैम्पू आया जाता है कि बंदा क्या यार आधी बोतल खाली हो गई, तो क्या इसका क्या मसला होता है, कैसे यूज़ करते हैं उसको? उसमें थोड़ा सा पानी मिलाते हैं, जो आधी बॉटल होती है शैम्पू की उसमें थोड़ा सा यानी कि समझिए कि 3 स्पून पानी उसमें मिला के आप बॉटल में रख दें, और उसको खूब जब आप यूज़ करने लगे खूब उसको मिक्स करें अच्छे से। मिक्स करने के बाद फिर आप बालों को लगाएं। आप ये नहीं सोचें कि उसमें झाग नहीं बन रहा, आप ये सोचें कि आपके बालों के लिए फ़ायदेमंद है। सही बात है। हेयर कलर आपने जो है ना वो खुद भी किया, अभी इस वक्त कलर्स किस तरह के चल रहे हैं? कलर्स सर्दियों में हम देख रहे थे ना चॉकलेट ब्राउन, और ज़्यादातर जो है वो ब्राउन्स में बलियाज की तरफ चले जाते हैं, स्ट्रीक्स भी बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, तो गर्मियों में किस तरह का हेयर ट्रेंड होता है? पता है क्या,
ट्रेंड के हिसाब से तो हमारा क्लाइंट चलता ही नहीं है। क्लाइंट तो कहता है कि जो करवाना क्लाइंट जो है ना गूगल से और इंस्टाग्राम से चलता है, यार इसने किया हुआ इसके मेरे भी कर दो। बस एग्जैक्टली आप जितना मर्जी क्लाइंट को जो है कन्विंस कर लो, वो जो लेकर आएगा वो वही करवा कर जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जो है ना उनको समझाने का कोई फायदा नहीं है। सही बात। वो कहते हैं हमें यही चाहिए, यही करवाना है, बस ये आप कर दें, आप कर दें, आप कर दें, मेरे ऊपर जैसे भी लगा बस आप कर दें, ये वाला सीन है। तो क्या समझाएं उनको। बिल्कुल ऐसा ही है। तो तो कलर्स वगैरह कुछ स्पेसिफिक होते हैं गर्मी के हिसाब से बालों के? हाँ, आप बालियाज करवा लो। बालियाज में आजकल वो थोड़े फंकी कलर्स भी चल रहे हैं, थोड़ा गोल्ड भी चल रहा है। ज़्यादातर क्लाइंट कहते हैं कि ना ज़्यादा गोल्ड हो ना ज़्यादा डल पे हो, मतलब बीच का कलर जो सीन होता है ना वो उस तरह का हो, बहुत ज़्यादा शाइन ना करे, मतलब बहुत ज़्यादा विजिबल भी ना हो। ठीक। तो इस तरह के कलर्स आजकल चल रहे हैं। क्लाइंट जो पसंद करता है ना वो ये है। स्ट्रीक्स में ये है कि कुछ स्ट्रीक्स हो जाती हैं, कुछ चंक्स हो जाते हैं। आजकल जो है ना फंकी कलर्स बहुत चल रहे हैं। बालों में स्ट्रीक्स करवा लो, या अगर स्ट्रीक्स ना भी करवाओ वन डाई करवा लो, थोड़े से चंक्स करवा लो ना, ब्लू कलर हो गया, रेड कलर हो गया। वो कलर टिकते कहाँ हैं? टिकते नहीं है, भाग जाते हैं 2-4 वॉश में मेरे ख्याल से, चले है ना? जाते हैं, चले जाते हैं। और उसके बाद वो जब बदरंगा सा बाल हो जाता है, वो समझ नहीं आता तब इसके साथ करना फिर क्या ना है? वो ब्लीच वाला होता है ना वो गोल्डन होता क्या है, वो उसको बीच क्या का करते हैं कलर फिर? वो आपको टोनिंग करवानी पड़ती है हर थोड़े दिनों बाद आकर। वही है, मतलब आप वो वाले कलर जिसमें है कि आपका कोई ओकेजन हो ना, आप एक दिन पहले आके करवा लो, एटलीस्ट आपका ओकेजन निकल जाए। बस ये- इसलिए है वो। बस इसलिए है वो, बस इसलिए है। ये जो आपके अपना कलर हुआ है ये भी बहुत जल्दी निकल जाता है, तो देखिए, ये हर अब वॉश आपको में कैसे निकलता है। करना पड़ता है? इसको आप कैसे कैरी करती हैं फिर? मैं क्या करती हूँ कि थोड़े दिनों बाद ना इसकी वो कर लेती हूँ, टोनिंग कर लेती हूँ। वो क्या होती है? कलर रिफ्रेश हो जाता है, जो ग्लॉसिंग होता है ना, ग्लॉसिंग टाइप वाला सीन मैं कर लेती हूँ। और जब मेरा कोई अच्छा ओकेजन होता है, मुझे लगता है कि नहीं यार अब बिल्कुल फेड हो चुका है, अब मुझे करना चाहिए, तो फिर मैं थोड़ा बहुत कलर कर लेती हूँ। वरना ग्लॉसिंग मैं कैसे करते हैं? ग्लॉसिंग कैसे करते हैं? ग्लॉसिंग आपने पानी लिया, मतलब आपने थोड़ा सा कलर लिया अपना, उसमें आपने मास्क मिला दिया, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, उसमें आपने पानी डाला और उतना ही आपने डेवलपर डाल के मिक्स करा और वेट हेयर्स में आधे घंटे के लिए लगा के छोड़ दिया। उसके बाद वॉश कर लिया, आपका कलर एकदम फ्रेश हो जाएगा। सही। और थोड़ी सी देर में आपका जो है रिफ्रेश बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा आपका कलर। ठीक। समीना, अभी हम जो थोड़ी देर पहले भी मेकअप ट्रेंड्स पे बात करते, हेयर ट्रेंड्स पे भी बात करते, अभी जो ख़वातीन ज़्यादातर पार्टी मेकअप्स वगैरह करा रही हैं, किस तरह की चीज़ें इन डिमांड होती हैं, क्या चल रहा है आजकल मेकअप में ख़ास तौर पे? मेकअप में आजकल जो है ना, ये गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद है, तो ये है कि हर तरह का यानी कि मेकअप हो रहा है यूज़। मगर ये है कि अगर जो ऑफिस वर्क और डेली बेस पे करते हैं तो वो ज़्यादातर बीबी क्रीम वगैरह इसी से फाउंडेशन वगैरह बना के और अपना थोड़ा सा ग्लिटर फाउंडेशन और लिपस्टिक आईलाइनर लगा के मस्कारा और रेडी हो जाते हैं। अच्छा, अभी क्या है कि जब गर्मियाँ होती हैं तो पार्टी वेयर में आप ग्लिटर्स वगैरह ऐड हो रहे हैं, शिमर्स पे काम हो रहा है, किस पे? क्योंकि उमूमन ये होता है इतनी गर्मी में चमक धमक ये वो से ज़रा उलझन हो रही होती है। जी जी। तो क्यों, और ग्लिटर का ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा रहा है पिछले दिनों। अब मुझे नहीं पता इस दफ़ा भी चेंज हुआ है या वही ख़वातीन में पार्टी मेकअप में चल रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी तो गर्मियों में बिल्कुल भी ग्लिटर का इस्तेमाल नहीं होता, अगर होता है तो बिल्कुल मैट वाला ग्लिटर इस्तेमाल होता है, क्योंकि वैसे ही हमारी ऑयली स्किन होती है, अगर हम उसको ग्लिटर लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा हार्श हो जाएगी और बहुत अजीब सी फील होगी वो। तो हम उसके लिए मैट वाला यूज़ करते हैं, वो अच्छा रहता है स्किन के लिए और लास्टिंग भी अच्छी होती है। अच्छा, ये बताएं समीना, क्या हो रहा होता है जैसे अब हम लोग हैं ना डेली मेकअप इतना कर रहे होते हैं, हमें लोग इसी तरह देखने के आदी हो गए, अब समझ नहीं आ रहा होता कि पार्टी में जब हम जा रहे हैं तो किस तरह से चेंज करें लुक को, तो वो लुक चेंज किस तरह से नज़र आए, इस पे भी हम बात करेंगे कि पार्टी में अगर आपने लुक अपना चेंज करना है तो कैसे करें और बिल्कुल ओवर भी ना हो जाए। तो इस पे हम बात करेंगे, कुछ मेकअप डेमो भी आपको दिखाएंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अब यहाँ पे दिखाएंगे आपको मेकअप होता हुआ, समीना कर रही है। समीना, अभी कौन सा मेकअप का जो है वो डेमो हम देख रहे हैं? किस तरह का मेकअप करने लगी हैं आप? मेकअप कर रही हूँ जैसे कि किसी ने ऑफिस वर्क जाना हो, सुबह बहुत जल्दी है और जल्दी जल्दी में मेकअप करना, तो मैं कैजुअल सा जो आपका जी, लुक जी, होता है। चलें जी, बताएं सबसे पहले आप जो है वो क्या कर रहे हैं? सबसे पहले मैं इनको सीरम यूज़ करूँगी फेस पर। ठीक है। कोई सा भी सीरम यूज़ कर सकते हैं आप? जी बिल्कुल ले सकते हैं। सीरम के बाद फाउंडेशन अप्लाई करिए। लिक्विड है? जी मिक्स है।
सही। सिरम्स में भी जो है ना वो चूज़ करते हैं, सभा बड़ा जो है ना समझ नहीं आ रहा था किस तरह की चीज़ यूज़ करें। हाइड्रेटिंग सीरम ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, बिल्कुल ही ड्राई होती है कि पैचेस पड़े हुए होते हैं, तो उनके लिए बेस्ट होती है कि आप हाइड्रेटेड सीरम ही यूज़ करें। आजकल वो गोल्ड सीरम और इस तरह की भी चीज़ें आ रही हैं, वो कैसे हैं? अच्छे हैं। ब्यूटीफाई में आमला के बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़े के सीरम्स हैं उनके। सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाओ, सीरम लगाओ, स्किन आपकी आधी प्रेप हो जाती है। सही। ठीक। तो समीना, इस वक्त ये जो हम देख रहे हैं जी ये जो फाउंडेशन लगाया आपने, क्या लगाया है इस वक्त? जी मैंने फाउंडेशन लगाया है। ठीक। प्राइस अच्छा सबा, बहुत दफ़ा फिर क्या हो रहा होता है कि ना आजकल आईब्रोज़ के क्या ट्रेंड्स हैं, क्योंकि अभी जब हम मेकअप होता हुआ देख रहे हैं तो बहुत एक बड़ा रोल होता है अच्छी आईब्रो अगर एनहांस कर लें और लिपस्टिक और ब्लश लगाओ तो भी खास है मस्कारा। तो मोटी चल रही हैं, पतली, लंबी, छोटी, किस तरह के जन्म फेस के? कल पता नहीं क्या हो गया है, आईब्रोज शॉर्ट से शॉर्ट होती जा रही है। अच्छा। मैंने अभी एक क्लाइंट की मैं आईलैश कर रही थी, तो मैंने उनकी आईब्रोज देखी, हाँ इतनी छोटी सी। मैंने कहा ये क्या हुआ है आईब्रोज का, तो उन्होंने बोला मैंने कटवा दी। क्यों? और मैं इसको मेकअप में खुद सेट करूँगी। इतनी शॉर्ट सी आईब्रोज थी, मतलब इतनी भी शॉर्ट ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, क्योंकि आप हर वक्त तो मेकअप में होते नहीं हो। यही मैं सोच रही हूँ, मेकअप नहीं करेंगी तो क्या करेंगी? विदाउट मेकअप का जब आप घर में रह रहे होगे तो वो बहुत ही कुछ अजीब सा सीन लगेगा। लेकिन हाँ, आजकल शॉर्ट आईब्रोज चल रही हैं, मैंने खुद काफ़ी शॉर्ट करवाई हुई है। वो आपकी मैं देख रही हूँ थोड़ी चौड़ी हैं और शॉर्ट हैं। देखो पतली आईब्रो कभी अच्छी नहीं लगेगी फेस पर। आपका फेस जाहिर सी बात है राउंड होता है, तो जितनी आईब्रो आपकी थोड़ी ब्रॉड होती है ना, तो फेस आपका कंटूर लगता है। तो थोड़ी ब्रॉड हो और बस। अब आजकल शॉर्ट का फैशन है तो मैंने भी शॉर्ट करवा ली, लेकिन इतनी शॉर्ट नहीं करवाई जितनी उस क्लाइंट की थी, मतलब इतनी के फेस पर अच्छी लगे। शॉर्ट समीना, आपकी इस बारे में क्या राय है, किस तरह की आईब्रोज आप लोग कर रहे होते हैं? जी आजकल ज़रा ब्रॉड चल रही हैं आईब्रोज, और ये जिस तरह से इन्होंने बताया कि शॉर्ट में काफ़ी लोगों का रुझान है, खासकर लड़कियों का। शॉर्ट में कहाँ से शॉर्ट करते हैं? ये उड़ा देते हैं, ये उड़ा देते हैं, क्या हो लेंथ यहाँ से निकाल से बिल्कुल कॉर्नर से निकाल देते हैं। तो मैं अपनी आईब्रो में क्या करूँ? मेरी आईब्रोज ठीक है? हाँ ठीक है, बट ये जो बिल्कुल नोक आ रही है ना, अगर आप इसको थोड़ा शॉर्ट करवा लेंगे तो आजकल अच्छी जी लग रही है। आई जो होता है ना, ये आई के एरिया में आपको थोड़ा जगह भी मिल जाती है मेकअप करने के लिए, तो ये आप जो थोड़े थोड़े कॉर्नर्स है ना, ये आप थोड़े से शॉर्ट करवा लें, अच्छी लगेगी। आजकल बहुत फैशन में है। हमें तो आईब्रो बनवाने में ही जो है इतनी जान जा रही थी कि यार आईब्रो बनवानी, तो ज़माने ही हो गया इनको अभी मैंने ट्रिम करवाए हुए। वो मेकअप होता है ना, इतना पता नहीं हाईलाइटर तो कंसीलर लग जाता है, और शेप भी ऐसी है कि मतलब इतना ज़्यादा उसके बाद उसको ज़रूरत नहीं होती, तो आप उसको लेकिन आप यहाँ मेकअप करवाते हुए करवा लिया करें। यहाँ मेरे ख्याल से मेकअप आर्टिस्ट को तो आता ही होता होगा। हाँ बिल्कुल, मैं खुद चोर हूँ इसलिए उनका कोई मसला नहीं होता। बेचारे सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत कोऑपरेटिव हैं, कर भी देते हैं, लेकिन जो है वो बस इस तरह चल रहा है। अभी आप सबीना कहाँ तक पहुँची, क्या हो रहा है? जी मैं ब्लश ऑन कौन से जना कलर आपने चूज़ किया? ये जो ब्लशर्स हैं इनके कलर्स किस तरह के आजकल चल रहे हैं मेकअप में? तो ये पीच ब्राउन है। खास तौर पे जब बाहर जा रहे हो। जी पीच ब्राउन है ये। आजकल बहुत है ना। सही। और सॉफ्ट मेकअप में ये बहुत अच्छा लगता है, पीच कलर बहुत अच्छा लगता है। कॉन्टोर के लिए भी ये यूज़ कर लें? हाँ वैसे मुझे हाँ, लगता कर है सकते हैं। ऑफिस वगैरह जाते हुए इतना कर सकते कॉन्टोरिंग हैं। करने की जरूरत नहीं है। वो तो हल्का सा चीक्स पे आप लगा दो, है ना? जितना लेस मेकअप होगा ना उतना अच्छा लगेगा। ठीक। सिंगल शेड आपने लगाया और हाइलाइटर लगाया भी ना? जी अच्छा, आजकल लिक्विड हाइलाइटर्स भी बहुत चल रहा है, तो वो जो लुमिनेटर होते हैं ना, अगर आप फाउंडेशन में मिक्स कर लो या फाउंडेशन से पहले लगा लो तो फेस आपका ग्लो ही रहता है। लेकिन वो जैसे दिन में या बाहर अगर इस टाइम करेंगे तो अच्छा है, शाम में तो ठीक है चले। आप देखिए उसमें भी शेड्स आ रहे होते में हैं, जा रहे हो तो उसमें भी शेड्स आ रहे होते हैं। अगर आप उसमें गोल्ड उठाओगे तो वो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अगर आप उसमें थोड़ा मिक्सर कलर उठाओगे ना, मिक्स कलर मेरे पास है ना, वो कुछ मल्टी शेड सा कलर है, जब वो निकलता है तो वाइट होता है, जब मैं उसको ब्लेंड करती हूँ तो वो मल्टी हो जाता है, फिर मैं लगा लेती हूँ तो वो बहुत फेस को ग्लो देता है, वो बहुत अच्छा रहता है।
आजकल वैसे भी बड़ा ग्लोई सा जो है ना वो जी, टेक्सचर हाँ, पसंद किया जा रहा है बेसिस में भी और हाँ। उसमें भी। ठीक, चलो हम भी कितना रह गया समीना भी आपका ना, क्योंकि टाइम भी हमारे पास अब कम ही रह गया बस। जी बस। अमूमन ऑफिस वगैरह जा रहे होते हैं, इतना टाइम नहीं होता, लेट हो रहे होते हैं ना, नहीं जल्दी होता। जल्दी करता है। समीना को भी कहा जल्दी करे ऑफिस से, जी टाइम हो रहा है। सबा जो है ना वो हम जब मेकअप कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग ना मेकअप करते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता, उनकी कितनी सारी कंप्लेन, ये क्यों हो गया वैसा क्यों, ये चेंज कर दे, तो उसमें कैसे आप लोग डील करते हैं? वो उतना दुखती रख वो छेड़ दिया आपने। हाँ। अच्छा, क्लाइंट्स का बहुत इशू है कि आप ये नहीं कर रहे हैं, आप वो नहीं कर रहे हैं। मैं बोलती हूँ आप प्लीज़ मेकअप कंप्लीट होने दें, उसके बाद आप जो बोलेंगे ना मैं वो चेंज कर दूंगी, लेकिन एटलीस्ट आप कंप्लीट तो होने दो। आपको क्या पता कि मैं क्या कर रही हूँ। सही। बट कुछ क्लाइंट्स बहुत इरिटेटेड समीना होते वो सब हैं लिपस्टिक करें ताकि हम फाइनल लुक दिखा सकें ना। और वो नहीं सुनते। असल में क्या हो रहा होता है, देखिए मैं ये लोगों को समझाना ज़रूरी है कि जब आप मेकअप कर रहे होते हैं तो आप अपने हिसाब से, हर बंदा कर रहा होता है, ब्लेंडिंग हर किसी की अपने हिसाब से होती है, कलर्स चूज़ करने का इंतखाब अपने हिसाब से होता है, तो करने दें, और जब वो हो जाए तो फिर आप देखें कि आपको क्या चेंज कराना है। बिल्कुल सही बात है सबा की। तो वक्त है हमारे पास ख़त्म, चलें जल्दी से लिपस्टिक वगैरह लगाएं समीना ताकि हम देख सकें ना। ओके। क्योंकि अभी कलर भी बड़ा अच्छा पहना हुआ है हमारी मॉडल ने ना, गर्मियों के हिसाब से लाइट सा है टॉप, और उसके ऊपर आप हल्का सा मेकअप भी कर लें तो वो अच्छा लग रहा है इस वक्त। मुझे ऐसा लगता है कपड़ों के साथ भी ना लिपस्टिक का कलर हाँ कॉम्प्लीमेंटिंग सा होना चाहिए। बहुत सारे लोग इतनी गर्मी में डार्क कपड़े पहने होते हैं, डार्क ही लिपस्टिक लगा लेते हैं, या बिल्कुल लाइट कपड़ा कड़क पहने के लाइट धूप से में लिपस्टिक निकल लगा जाते लेते हैं। जैसे भी पीच कलर पैंट्स पे किस तरह की लिपस्टिक लगानी चाहिए? इस पे तो मरून भी बहुत अच्छी लगेगी, रेड भी बहुत अच्छी लगेगी, और न्यूड भी अच्छी लगेगी। बट ये है कि उसमें आप थोड़ा मस्कारा हैवी कर लो और हल्का सा लाइनर लगा लो ना तो न्यूड भी चल जाएगी। और न्यूड के साथ फिर आपको ये कि अच्छा चीकी सा ब्लश आपके हुआ हो ना, तो वो फिर ब्लश न्यूड के थोड़ा साथ अच्छा विजिबल सा जाता हो है।